बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। दिल्ली में निजामुल मुल्क ने वजीर के ओहदे की हैसियत से अपना मनसब संभाल लिया और एक शख्स हैदर कुली को दक्कन का निजाम संभालने के लिए रवाना कर दिया। हैदर कुली खान क्योंकि दक्कन में कयाम नहीं करना चाहता था, दिल्ली में रहना चाहता था और यहाँ रहकर साजिशों के जाल फैलाने का आदी था और इधर उधर से माल खाने की भी आदत थी, लिहाजा उसने दक्कन पहुंचकर ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि निजामुल मुल्क हुकूमत का तख्ता उलट देगा। निजामुल मुल्क क्योंकि सख्त आदमी था, बदउनवानियों को बर्दाश्त न करता था, लिहाजा दरबार में जल्द ही उसके खिलाफ साजिशों का जाल फैलना शुरू हो गया। निजामुल मुल्क सख्त गिर होने के साथ साथ इंतहा दर्जे का दयानतदार भी था और अराकीन सल्तनत इस कदर बिगड़े हुए थे कि निजाम को उसकी दयानतदारी के बाइस कोई पसंद न करता था। लिहाजा अंदर ही अंदर निजामुल मुल्क के खिलाफ ये साजिश की जाने लगी कि उसे दिल्ली से किसी न किसी तरीके से निकालकर गुजरात का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, ताहम उसके लिए वजारत का ओहदा भी बरकरार रखा जाए। हैदर कुली खान क्योंकि गैर जिम्मेदार होने के साथ दूसरे लोगों की तरह बददियानती से खाने का भी आदी था, वह उसी वक्त गुजरात चला गया था। लिहाजा लोगों को अंदेशा था कि अगर निजामुल मुल्क को गुजरात भिजवा दिया और गुजरात से हैदर कुली दिल्ली आकर वजीर बन गया तो सारे मफादात पर वो खुद ही कब्जा कर लेगा, किसी और को उसका हिस्सा न बनने देगा। लिहाजा दूसरे अराकीन सल्तनत ने यह सोचा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, निजामुल मुल्क गुजरात भी चला जाए, वजारत का ओहदा भी उसके पास रहे, ताकि हैदर कुली को उन पर सवार होने का मौका ना मिले। दूसरी बात यह भी थी कि मोहम्मद शाह को नज्मो नस्क की गुत्थियां सुलझाने का दिमाग न था। शुरू में जब उसने मोहम्मद अमीन खान को वजारत सुपुर्द की तो सल्तनत का सारा काम मोहम्मद अमीन खान ही अपनी काबिलियत और अपनी हुनरमंदी से चलाता रहा। उसके इंतकाल के बाद निजामुल मुल्क जब वजीर बना तब निजामुल मुल्क अपने चचा अमीन खान से भी कहीं ज्यादा सख्त था। और फिर सच ये भी है कि बादशाह घरों को उखाड़ने और मुगल बादशाही को फिर जमाने में निजामुल मुल्क का बड़ा हिस्सा था। लेकिन मुगलिया सल्तनत की बदकिस्मती और हालात की बदबख्ती, जब वो दक्कन से दिल्ली आया और दरबार शाही को कदीम आइन पर मुहज्जब और मुरत्तब करने की कोशिश की तो लाउबाली बादशाह को उससे वहशत होने लगी। खुशामदी मुसाहिबों ने बहकाया कि वजीर आपका अतालिक बन गया है, आपको लड़का समझता है। इसके अलावा शाही मस्खरों ने नकलें बना बनाकर निजामुल मुल्क के संजीदा आदाब और औजा का खाका उड़ाना शुरू कर दिया ताकि उसकी तौकीर और इज्जत बादशाह के दिल में कायम न रहे और उसके कदम दारुल सल्तनत से उखाड़ दिए जाएं। उन गैर जिम्मेदार लोगों की बेहुदा हरकतों की वजह से निजामुल मुल्क खुद भी दिल बर्दाश्ता हो गया था। और फिर बदकिस्मती की बात के मोहम्मद शाह की दादी मेहर परवर, जो हुकूमत का कारोबार चलाने में मोहम्मद शाह की बड़ी रहनुमा और रहबर साबित हो रही थी, वो उन दिनों सख्त बीमार पड़ गई थी और दारुल सल्तनत के अंदर लाउबाली और गैर जिम्मेदार अराकीन सल्तनत जो हरकतें मोहम्मद शाह को गिराने के लिए निजामुल मुल्क के खिलाफ कर रहे थे, उनकी खबर मेहर परवर को ना थी। अब दो आदमी हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत का वजीर बनने के लिए तगोदो करने लगे, एक रोशनुद्दौला और दूसरा कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन के ताल्लुकात मोहम्मद शाह और दीगर अमायदीन सल्तनत के साथ अच्छे थे, जबकि अमीर रोशनुद्दौला की पहुंच और रसाई मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा तक थी। माहुल मुल्क एक रोज भागती हुई जनान खाने में दाखिल हुई थी। जनान खाने में उस वक्त उसकी दादी, उसकी अम्मा, खाला और अरुमा देवी बैठी आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजे पर माहुल मुल्क खड़ी हुई और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, सब उठकर दीवान खाने की तरफ चलें, चचा निजामुल मुल्क और भाई मीर मन्नू हम सब से मिलने के लिए आए हैं और वो इस वक्त दीवान खाने में बैठे हैं। माहुल मुल्क के उस इंकशाफ पर सब ने खुशी का इजहार किया था। सब उठ खड़ी हुई, उसके बाद जनान खाने से निकलकर दीवान खाने की तरफ चल दी थी। दीवान खाने में सबसे पहले मेहरुन्निसा, उसके पीछे पीछे तकदीस खानम, करा खातून, अरुमा और माहुल मुल्क दाखिल हुई थी। दीवान खाने में उस वक्त निजामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू, फेरोज मिर्जा, इबादुद्दीन, कावर्द खान, शरफुद्दीन और शाहबुद्दीन के साथ बैठे बातें कर रहे थे। जो ही निजामुल मुल्क और मीर मन्नू ने मेहरुन्निसा को दीवान खाने में दाखिल होते देखा, दोनों फौरन अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उनकी तरफ देखते हुए दूसरे लोग भी उठ खड़े हुए थे। मेहरुन्निसा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, बारी बारी शफकत आमेज हाथ उसने निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की पीठ पर फेरा। इतनी देर तक बाकी सारी खावातीन भी दीवान खाने में निजामुल मुल्क और मीर मन्नू को सलाम कहती हुई सामने बैठ गई थी। कुछ देर खामोशी रही। मेहरुन्निसा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, बारी बारी शफकत आमेज हाथ उसने निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की पीठ पर फेरा। इतनी देर तक बाकी सारी खावातीन भी दीवान खाने में
निजामुल मुल्क और मीर मन्नू को सलाम कहती हुई सामने बैठ गई थी। कुछ देर खामोशी रही। आखिर निजामुल मुल्क मेहरुनिसा की तरफ देखते हुए कहने लगा, चच्ची, मैं आज एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मान जाएंगी और टालेंगी नहीं। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब हैरत ज़दा से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मेहरुनिसा कहने लगी, निजामुल मुल्क, तुम मुगल सल्तनत के वजीर हो, मुझे क्या मजाल है कि मैं। मेहरुनिसा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए बड़ी आजजी और इंकसारी में निजामुल मुल्क बोल उठा, चच्ची, आप किस किस्म की बातें करती हैं? दहली का वजीर मैं इस हवेली से बाहर हूं। इस हवेली में आपके अलावा मेरे बहुत से रिश्ते हैं और मैं उन्हीं रिश्तों को सामने रखते हुए गुफ्तगू करता हूं। चच्ची, मैं यहाँ के माहौल से तंग हूं। मैं ज्यादा दिन यहाँ पर कयाम नहीं कर सकूंगा। यहाँ के लोग दियानतदार, ईमानदार और अदल पसंद कम, लूट मार और साजिशें करने वाले ज्यादा हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाह सल्तनत का ना कोई तजर्बा रखता है, ना सल्तनत को चलाने के उसके पास आदाब हैं। ले दे के एक मेहर परवर है जिसको सल्तनत का सलीका, सियासत का तरीका भी आता है, लेकिन अब वो चंद दिन की मेहमान है। इस कदर सख्त बीमार और लागर है कि बोल भी नहीं सकती। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब मेहरुनिसा कहने लगी, उसके अहवाल की तो हमें खबर है, इसलिए कि मैं, तकदीस खानम और करा खातून कई बार उसकी बीमार पुरसी कर आई हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है मेहर परवर अब बचेगी नहीं। बेटे, तुम कहो क्या बात मुझसे मनवाना चाहते हो। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, चची, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं यहां से अपने बेटे मीर मन्नू के साथ गुजरात का रुख कर जाऊंगा। यहाँ के लोगों को किसी दियानतदार और अदल पसंद वजीर की जरूरत नहीं है। बादशाहगर लोगों की आदतें खराब कर गए हैं। हमायदीन सल्तनत ने यह तरीका बना लिया है कि वजीर वो बने जो खुद भी हराम खाता रहे और उनके मुंह में भी हड्डी डालता रहे। आप जानती हैं कि मैंने ये काम ना किया है, ना करूंगा, और ना ही मैं इसका आदी हूं। ऐसी सूरत हाल में मेरे जैसा शख्स यहाँ दहली में वजीर की हैसियत से ज्यादा दिन चल नहीं सकता। इस बिना पर बेहतर यही है कि मैं वापस गुजरात चला जाऊं। इसके अलावा जहनी तौर पर भी मोहम्मद शाह अपने कुछ हवारियों और मुसाहिबों के कहने पर यह फैसला कर चुका है कि मैं गुजरात में कयाम रखूं, जबकि वजारत का ओहदा भी मेरे पास रहे। ऐसा मोहम्मद शाह और उसके मुसाहिब अली कुली के अलावा कुछ और ऐसे ही उमारा से डरते हुए कर रहे हैं कि कहीं वो ताकत और कुव्वत पकड़कर मोहम्मद शाह और दूसरे अमायदीन का कान पकड़कर एक तरफ ना कर दें और हुकूमत पर कब्जा ना कर लें। इस बिना पर वो मुझे दहली में रहते हुए भी देखना नहीं चाहते और मुझे वजीर के ओहदे से हटता भी नहीं देखना चाहते। गुजरात भी भेजना चाहते हैं, वजारत का ओहदा भी मेरे पास रखना चाहते हैं, ताकि कुव्वत पकड़ने वाले मुखालिफ उमारा को ये एहसास रहे कि अगर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो सल्तनत का वजीर निजामुल मुल्क उनके खिलाफ हरकत में आएगा। बस चच्ची, ये एक सियासत है जो दहली में मेरे खिलाफ खेली जा रही है और मैं इस खेल में एक खिलाड़ी की हैसियत से शामिल नहीं होना चाहता। अपना दामन, अपना पहलू बचाकर निकल जाना चाहता हूँ और जिन कामों में यहाँ के उमारा मुलविस हैं उनमें अपने आप को मुलविस करके अपने किरदार और अखलाक को दागदार नहीं करना चाहता। यहाँ तक कहने के बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर उसके बाद मेहरुनिसा की तरफ देखते हुए कहने लगा, चच्ची, दहली छोड़ने से पहले मैं और मेरा बेटा मीर मन्नू दोनों चाहते हैं कि यहाँ हमारी मौजूदगी में इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, शहाबुद्दीन और कावर्द खान के अलावा माहुल मुल्क की शादी का एहतमाम हो जाए और हम दोनों बाप बेटा इन शादियों में शिरकत करने के बाद गुजरात का रुख करें। यहाँ तक कहने के बाद जब निजामुल मुल्क खामोश हुआ तब उसका बेटा मीर मन्नू कुछ कहने लगा था कि एकदम बीच में शहाबुद्दीन बोल उठा और निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, चचा, अगर आपके ये इरादे हैं तो फिर हम लोग यहाँ दहली में रहकर क्या करेंगे? हम भी आपके साथ गुजरात की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस मौके पर मैं बड़े अब्बा से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मौजू पर सोचें, इसलिए कि शहाबुद्दीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि फेरोज मिर्जा बोल उठा था, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, मैं तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ और जिन खदशात के तहत तुम ये बात कर रहे हो मुझे अभी से उनका एहसास है। जिस वक्त मेरा बाप अमीन खान जिंदा था उस वक्त मामलात कुछ और थे। हुकूमत के मामलात में उनका बड़ा अमल दखल था और फिर उमराए सल्तनत में ऐसे भी थे जो उनकी इज्जत, उनका एहतराम करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब तक मोहम्मद शाह को उसकी दादी मेहर परवर ही ने संभाला हुआ है और वो दूसरे अमायदीन और मुसाहिबीन के कहने पर अभी तक गलत कामों में नहीं पड़ा। अगर इन्हीं दिनों मेहर परवर भी गुजर गई तो फिर मुझे खदशा है कि मोहम्मद शाह का भी अल्लाह ही हाफिज होगा। यहाँ तक कहने के बाद फेरोज मिर्जा रुका, तब निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए बोल उठा,
چچا بات یہ ہے کہ دراصل میں خود یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ہمارے ساتھ گجرات کی طرف ہو لیں. وہاں ہم سب لوگ پرامن اور اتفاق سے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چاروں بھائیوں اور بہن ماحول ملک کی شادی کا اہتمام ہو جانا چاہیے. اگر آپ لوگ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ گجرات کی طرف منتقل نہ ہونا چاہیں، بعد میں آنا چاہیں، تو کم از کم ان پانچوں کی شادیاں تو ہماری موجودگی میں ہو جائیں گی اور ہم ان کی شادیوں میں یہیں رہتے ہوئے شرکت کر لیں. ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے ان شادیوں کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد آپ سب لوگ ہمارے ساتھ گجرات چلیں. اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو آپ لوگ یہاں رہتے ہوئے ہماری خیریت سے متعلق پریشان رہیں گے اور ہم وہاں رہتے ہوئے آپ لوگوں سے متعلق پریشانی اور فکر مندی کا اظہار کرتے رہیں گے. میر منو جب خاموش ہوا تب نظام الملک فیروز مرزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ فیروز مرزا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بھائی جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش کے مطابق پہلے سارے بچوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے. شادیوں کے بعد آپ عباد الدین، شرف الدین، شہاب الدین اور کاورد خان چاروں کو ان کی بیویوں سمیت اپنے ساتھ لے جائیں. میں چاہوں گا کہ میں، اماں، بہن کرا خاتون اور میری بیوی تقدیس خانم یہیں رہیں. ایسا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں سے آپ کے چلے جانے کے بعد محمد شاہ کے لیے حالات سازگار نہیں رہیں گے. اس بنا پر مجھے امید ہے کہ حالات پر گرفت کرنے کے لیے محمد شاہ کو ایک بار پھر آپ کو واپس دہلی بلانا پڑے گا. چاروں بچوں کو اس لیے آپ کے ساتھ بھجوانا چاہتا ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے اگر کوئی واقعہ ان کی مرضی کے خلاف رونما ہو جاتا ہے تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرنے پائیں. دوسرے وہاں آپ کی نگرانی میں رہتے ہوئے یہ حرب و ضرب کی بہتر تربیت حاصل کر پائیں گے. میں، اماں، کرا خاتون اور تقدیس خانم چاروں یہی رہیں گے. ہاں ہمارے ساتھ ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا، وہ گہر آرا اور پاربتی کی ماں بشن دیوی ہوگی. نظام الملک میں تفصیل تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں. عباد الدین کی شادی گہر آرا سے اور شہاب الدین کی پاربتی سے ہوگی. جب یہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ گجرات کی طرف چلی جائیں گی تو بشن دیوی اکیلی رہ جائے گی، لہٰذا اسے ہم اپنے ہاں لے آئیں گے. یہاں تک کہنے کے بعد فیروز مرزا رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، نظام الملک میرے بھائی، اس وقت بے شک محمد شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر بھی آپ رہیں لیکن آپ کی رہائش گجرات میں رہے. ایسا یقیناً وہ اپنے ان مصاحبوں کے کہنے پر کر رہا ہے جو خزانے کی لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، حرام کھانا چاہتے ہیں اور محمد شاہ کو بھی اس کے اصل راستے سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ زیادہ دن نہ چلے گا اور نہ کامیاب رہے گا، لہٰذا ان بگڑتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے ایک نہ ایک روز محمد شاہ کو یقیناً آپ کو واپس بلانا پڑے گا. اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب افراد حویلی کو خالی کر کے آپ کے ساتھ نہ ہو لیں. کچھ یہاں رہتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اس طرح اگر آنے والے دور میں آپ کو پھر دہلی آ کر اپنا منصب سنبھالنا پڑے تو. فیروز مرزا کی بات کاٹتے ہوئے نظام بول اٹھا، کہنے لگا، بھائی فیروز مرزا، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں اور آپ کی اس تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں. پانچوں بچوں کی شادی کے بعد میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن اب میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر اس سلسلے میں جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ سے اور بنارس کے راجہ منسا رام سے رابطہ قائم کریں. میری طرف سے اجیت سنگھ اور منسا رام دونوں سے یہ گزارش کریں کہ وہ اپنے اپنے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہاں آ جائیں اور گہر آرا، پاربتی اور اروما کی شادی کا اہتمام یہیں کیا جائے. نظام الملک یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب مہرونسا اپنے بیٹے فیروز مرزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، فیروز مرزا میرے بیٹے، نظام الملک نے جو کچھ کہا ہے یہی درست ہے. میرے بیٹے، آج ہی 2 قاصدوں کو جودھ پور اور بنارس کی طرف روانہ کر دو اور دونوں راجاؤں کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرو. یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے مہرونسا رکی، پھر نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نظام الملک، گو اجیت سنگھ کی پتنی بشن دیوی کا خیال ہے کہ اگر اجیت سنگھ بذات خود گہر آرا اور پاربتی کی شادی میں شرکت نہ بھی کرنا چاہے تب بھی یہ شادیاں ضرور ہوں گی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم شروع ہی میں کوئی برا شگون نہ لیں. کوشش یہی کی جائے کہ گہر آرا اور پاربتی کی شادی میں اجیت سنگھ کو ہر صورت میں شریک کیا جائے. اس طرح اس کی عزت افزائی بھی ہوگی اور آنے والے دور میں ان شادیوں سے متعلق اسے کوئی گلہ اور شکوہ بھی نہ ہوگا. یہاں تک کہنے کے بعد مہرونسا جب خاموش ہوئی تب نظام الملک اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہی آخری فیصلہ ہے. فیروز مرزا میرے بھائی، اپنے قاصد اجیت سنگھ اور منسا رام کی طرف آج ہی بھجوا دو اور پھر جو جواب ان کی طرف سے آتا ہے ان سے مجھے مطلع بھی کرنا. نظام الملک کے کھڑے ہونے پر میر منو بھی جب کھڑا ہوا تب مہرونسا نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بچے،
क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि यहीं रहो, शाम का खाना दोनों बाप बेटा हमारे साथ ही खाना? जवाब में निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं चच्ची, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, लिहाजा मेरा जाना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही सब लोग खड़े हो गए थे। फिर निजामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू वहां से निकल गए थे। निजामुल मुल्क के कहने पर फेरोज मिर्जा ने तेज रफ्तार कासिद जोधपुर और बनारस की तरफ रवाना किए थे और गोहर आरा, पार्वती और अरुमा देवी की शादी के सिलसिले में पैगाम भिजवाया था। जो कासिद बनारस की तरफ गया था वो तो फौरन ही वापस आ गया और उसने मंसाराम का ये पैगाम भिजवा दिया था कि मोहम्मद अमीन खान का खानदान जो शादी की तारीख तय करेगा उसके मुताबिक मंसाराम और उसकी पत्नी और उसके लवाहिकीन दिल्ली पहुंच जाएंगे। जहां तक अजीत सिंह का ताल्लुक था, उसने शादी के सिलसिले में एक शर्त पेश कर दी थी। गोहर आरा के मुतालिक तो उसने वाज़े पैगाम भेज दिया था कि गोहर आरा की शादी इबादुद्दीन से फेरोज मिर्जा जब और जिस वक्त चाहे कर दे और जो तारीख वो मुकर्रर करेंगे अजीत सिंह उसमें शिरकत के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन अपनी छोटी राजकुमारी पार्वती के सिलसिले में उसने ये शर्त रखी थी कि अगर तो उसकी शादी का एहतमाम दिल्ली में कर दिया जाएगा तो वो उस शादी में शिरकत नहीं करेगा। उसका कहना था कि उसकी ख्वाहिश है कि उसकी छोटी बेटी पार्वती राजकुमारियों की तरह जोधपुर से रुखसत हो, लिहाजा उसकी बारात दिल्ली से जोधपुर आनी चाहिए। अजीत सिंह का यह भी कहना था कि गोहर आरा की शादी पर जोर इसलिए नहीं दे रहा कि उसकी शादी एक बार इससे पहले धूमधाम से फरुखसियर से हो चुकी है, लिहाजा अब उसका निकाह खामोशी से भी कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। इस बिना पर अजीत सिंह ने यह मुतालबा किया था कि उसकी पत्नी और दोनों बेटियां जोधपुर आएं, यहां आकर शादी की तैयारियां करें। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी गोहर आरा को यह भी इजाजत दे दी थी कि उसकी तरफ से उन दोनों को इजाजत है कि वो पार्वती की शादी की जो भी तारीख दिल्ली में तय करके आ जाएं, वो उसके लिए काबिल कबूल होगी। अजीत सिंह की तरफ से ये पैगाम आने के बाद पहले तो पार्वती देवी और उसकी माता बिशन देवी ने जोधपुर जाने से इनकार कर दिया, जबकि गोहर आरा पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वो कभी जोधपुर नहीं जाएगी। ताहम फेरोज मिर्जा के अहले खाना के साथ साथ निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और सब के साथ मशवरा करने के बाद आखिर ये तय पाया कि अजीत सिंह की बात मान लेनी चाहिए। इसमें उसकी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी और शादियां भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। उस मशवरे को सामने रखते हुए गोहर आरा तो दिल्ली में ही रही, जबकि बिशन देवी और पार्वती दोनों माँ बेटी जोधपुर रवाना हो गई थी। बिशन देवी और पार्वती दोनों माँ बेटी जब जोधपुर पहुंच गईं, तो अजीत सिंह जैसा कि उसकी आदत थी वादा खिलाफी और अहद शिकनी पर उतर आया। बिशन देवी और पार्वती दोनों को उसने महसूर कर दिया और पार्वती का रिश्ता शहाबुद्दीन को देने से इनकार कर दिया। रिश्ते के इनकार की खबर जब दिल्ली पहुंची तो सब लोग बड़े परेशान और फिक्रमंद हुए। बिशन देवी और पार्वती के जाने के बाद गोहर आरा ने फेरोज मिर्जा के यहाँ भी मुस्तकिल कयाम कर लिया था। जिस वक्त अजीत सिंह की तरफ से कासिद आया और उसने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, उस वक्त घर के सब अफराद एक जगह जमा थे। उस मौके पर बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए गोहर आरा फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगी, बड़े अब्बा, जिन खदशात का मैंने इजहार किया था आखिर वही होकर रहे। मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मेरी माता और छोटी बहन को जोधपुर ना भेजें। मैं अपने बाप के मिजाज से खूब वाकिफ हूँ, लेकिन आप ही ने कहा था कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में 2 बेटियों की शादी हो जाए तो ये बात अजीत सिंह के लिए बेइज्जती का बायस होगी। अब वो खुद हमारी बेइज्जती का बायस बना है कि नहीं? वो मेरी माता और छोटी बहन को किसी तरीके और बहाने से जोधपुर बुलाना चाहता था, वो उसने बुला लिया है। अब उसने उन दोनों माँ बेटियों को महबूस कर दिया होगा और रिश्ता देने से उसने इनकार ही कर दिया है। यहाँ तक कहने के बाद गोहर आरा रुकी, एक उचटती हुई निगाह अपने करीब बैठे शहाबुद्दीन पर डाली। उस मौके पर शहाबुद्दीन अफसुर्दा था, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। उसकी ये हालत देखते हुए गोहर आरा बेचारी होंठ काटने लगी थी। दोबारा फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगी, पर बड़े अब्बा, मैं एक बात कहूं, अगर जोधपुर का राजा अजीत सिंह ये चाहता है कि वो मेरी छोटी बहन पार्वती की शादी कहीं और कर देगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। पार्वती मेरे भाई शहाबुद्दीन के लिए है और शहाबुद्दीन के पास ही आकर रहेगी। किसी दूसरे की जीवन साथी, किसी दूसरे की पत्नी वो बनना कबूल ही नहीं करेगी। जहर फांक लेगी, उम्र भर शहाबुद्दीन के अलावा किसी दूसरे को अपना पति तस्लीम ना करेगी। गोहर आरा की उस सारी गुफ्तगू का जवाब फेरोज मिर्जा देना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे कमरे में निजामुल मुल्क और मीर मन्नू दोनों बाप बेटा दाखिल हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए सब खड़े हो गए। सब परेशान और फिक्रमंद थे। निजामुल मुल्क और मीर मन्नू आगे बढ़कर फेरोज मिर्जा के करीब बैठ गए। फिर निजामुल मुल्क सबको मुखातिब करके कहने लगा, मुझे पता चल गया है कि अजीत सिंह ने शहाबुद्दीन के लिए पार्वती का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। मैं देखता हूँ इसी वजह से आप सब लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
فی الحال تو مجھے فوراً گجرات جانا پڑ رہا ہے، لہٰذا میں یہ فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ اجیت سنگھ کو تو ہم بعد میں سمجھا لیں گے اور اس سے نمٹ بھی لیں گے، لیکن فی الحال باقی شادیاں اپنے انجام کو پہنچنی چاہیے۔ پھر نظام الملک نے مہر النساء کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اماں آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بکھری بکھری اور پریشان سی آواز میں مہر النساء کہنے لگی، نظام الملک میرے بیٹے، مجھ سے نہ پوچھو، اب تم ہی اس خاندان کے خود مختار ہو، جیسا کرو گے وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر نظام الملک نے فیروز مرزا، کرا خاتون، تقدیس خانم سے بھی پوچھا۔ انہوں نے بھی سارا معاملہ جب نظام الملک پر ڈال دیا تب فیصلہ کیا گیا کہ اجیت سنگھ کا معاملہ ابھی التوا میں ڈالا جائے، باقی شادیوں کو طے کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اس تاریخ کے مطابق بنارس کے راجہ منسارام، اس کی پتنی اور لواحقین بھی دہلی پہنچ گئے تھے۔ اس طرح نظام الملک کی زیر نگرانی بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ عباد الدین اور گوہر آرا، شرف الدین اور ماہ الملک، کاورد خان اور اروما دیوی کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ کہ ان شادیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ شہاب الدین نے لیا تھا۔ شادیوں کے بعد فیروز مرزا، مہر النساء، کرا خاتون اور تقدیس خانم دہلی ہی میں رہنا چاہتی تھی، جبکہ ان کا خیال تھا کہ باقی بچے سارے اپنی بیویوں کو لے کر نظام الملک کے ساتھ دکن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن نظام الملک اور میر منو کے زور دینے پر سارے ہی نظام الملک اور میر منو کے ساتھ دہلی سے گجرات کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ نظام الملک کے دہلی سے گجرات چلے جانے کے چند ہی یوم بعد محمد شاہ کی دادی ملکہ مہر پرور کی شمع حیات بھی گل ہو گئی۔ مہر پرور ہی کی وجہ سے محمد شاہ ابھی تک سیدھی راہ پر چل رہا تھا۔ عیاشی اور عیش و عشرت کا ابھی تک اس کے ذہن میں خیال تک نہ آیا تھا، لیکن مہر پرور کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات ایک دم تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ محل سرا کا انتظام محمد شاہ کی رضائی بہن رحیم النساء بنت محمد درویش کی جھولی میں آ گیا۔ شاہی محلات عیاشی کے تکیے بن گئے، جہاں پناہ کا زیادہ وقت زنان خانے میں گزرنے لگا۔ سلطنت کے احکام رحیم النساء کی معرفت نافذ ہونے لگے، اور پھر حیرت انگیز بات یہ کہ شاہی مہر بھی رحیم النساء ہی کی تحویل میں دے دی گئی تھی۔ مستزاد یہ کہ اس کے دستخط اجرائے کار کے کفیل ہوئے، اس کے توسط کے بغیر بڑے بڑے کام ملتوی پڑے رہتے تھے۔ غرض یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ درویش زادی دولت کی ماتا بن بیٹھی۔ دوسری طرف دادی کے فوت ہونے کے بعد محمد شاہ نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کیے تھے۔ اول اسے شکار کا شوق ہوا، لیکن جب خود ہی مشاہد اور شراب کا شیدہ ہوا تو اس وسیع کارخانے کے ملازم بیکار، شکاری جانور تک سست اور بیکار ہو گئے۔ رعایا ہمیشہ دین ملوک پر چلا کرتی ہے۔ بادشاہ کو عیش و عشرت میں مائل دیکھا تو امیر و وزیر اور عام و خاص بھی ادھر جھک پڑے۔ دہلی میں ارباب نشاط کی وہ ریل پیل اور اسباب عیش کی ایسی فراوانی ہوئی کہ شریف لوگ دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ محمد شاہ نے تعمیر و تزئین کا شوق ترک کر کے پوری طرح عیش پرستی کی محفلیں جمانا شروع کر دی تھی۔ عیش پرستی ہی کو فروغ دینے کے لیے محمد شاہ نے دہلی کے نواح میں حیات بخش اور مہتاب باغ کے نام سے دو انتہائی خوبصورت قسم کے باغ بنوائے تاکہ سلطنت کے امور کی بو تک وہاں نہ پہنچے۔ عیاشی کے ان باغات سے جہاں سلطنت کے امور کو بے حد نقصان ہوا، وہاں اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ محمد شاہ کی پیروی میں جلد ہی وہاں یعنی دہلی کے باہر 20 نئے باغ تیار ہو گئے۔ باولی سے مہرولی تک درختوں کا خوبصورت سلسلہ لگنا شروع ہو گیا۔ اس طرح ہر کوئی محمد شاہ کی دیکھا دیکھی عیش پرستی میں کھو گیا۔ یوں اپنی دادی مہر پرور کے بعد محمد شاہ بہت جلد بدل کر محمد شاہ رنگیلا ہو بیٹھا۔ ایسا لگتا تھا کہ محمد شاہ رنگیلا نظام الملک کے دہلی سے نکلنے اور اپنی دادی مہر پرور کی موت ہی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ شرافت و سنجیدگی کا لبادہ اتار پھینکے اور عیش و عشرت کی ردا اوڑھ لے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نظام الملک کے دہلی سے چلے جانے کے بعد محمد شاہ کا خیال تھا کہ وزیر اعظم کے طور پر اس کا نام رہے گا، لیکن وہ گجرات میں قیام کرے گا۔ لیکن اس طرح سلطنت کے کاروبار میں خلل پڑنے لگا، لہٰذا ایک اور شخص قمر الدین خان کو وزیر مقرر کر دیا تھا۔ قمر الدین خان اور روشن الدولہ دو ایسے اشخاص تھے جو پہلے ہی وزارت کا منصب حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ آخر اس دوڑ دھوپ میں قمر الدین خان ہی کامیاب رہا اور محمد شاہ نے اسے وزیر بنا دیا۔ ان حالات میں دوسرا امیدوار روشن الدولہ دن رات کوشش کر کے نئے وزیر قمر الدین خان کو گرا مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ روشن الدولہ کو یہ بھی فوقیت حاصل تھی کہ اس کے تعلقات محمد شاہ کی رضائی بہن رحیم النساء کے ساتھ بڑے گہرے تھے، اور پھر رحیم النساء ان دنوں ہر شے کی ماتا بنی ہوئی تھی۔ روشن الدولہ نے رحیم النساء کو یہ لالچ دیا کہ سلطنت کی مہر تمہارے ہاتھ میں ہی ہے،
اگر میں وزیر بن گیا تو شاہی خزانے سے جس قدر رقم وہ مانگا کرے گی روشن الدولہ اس کا اہتمام کرنے کا پابند ہوگا۔ اس طرح روشن الدولہ نے رحیم النساء کو طرح طرح کے لوب لالچ دے کر قمر الدین خان کو وزارت کے عہدے سے ہٹانے کی جدوجہد تیز کر دی تھی۔ ادھر نظام الملک سب کو لے کر گجرات پہنچ گیا۔ وہاں نظام الملک کی اپنی حویلی کے علاوہ اس کے چچا حیدر خان کی 2 حویلیاں تھیں، جن میں سے ایک حویلی فیروز مرزا کے حوالے کر دی گئی، جس میں اس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ نظام الملک کے گجرات اور دکن کے علاقے سے کچھ عرصہ دور رہنے کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی میں 2 قوتوں نے بڑی طاقت پکڑ لی تھی۔ ایک مرہٹے اور دوسرا ایک شخص مبارز خان تھا، جس کے ساتھ اس کے 4 جنگجو بیٹے تھے۔ مبارز خان نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں کرنے لگا تھا۔ اس طرح نظام الملک کو جنوب کی طرف جانے کے بعد 2 بڑی قوتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایک مرہٹے اور دوسرے مبارز خان۔ نظام الملک نے سب سے پہلے مبارز خان پر ضرب لگانے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ مرہٹوں سے نمٹے۔ چند دن کی تیاریوں کے بعد نظام الملک نے اپنے لشکر کو خوب مضبوط اور مستحکم کر لیا۔ لشکر کے چھوٹے سے ایک حصے کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے غازی الملک کو اپنے پیچھے چھوڑا، عباد الدین اور شرف الدین کو بھی اس کے ساتھ رہنے دیا، جبکہ اپنے بیٹے میر منو کے علاوہ شہاب الدین اور کاورد خان کے علاوہ نظام الملک اپنے چچا حیدر خان کے ساتھ مبارز خان سے ٹکرانے کے لیے نکلا تھا۔ دوسری طرف مبارز خان، جس نے ان علاقوں سے نظام الملک کی غیر موجودگی میں خاصی طاقت اور قوت پکڑ لی تھی، وہ بھی ایک گہری چال چل رہا تھا۔ جو لشکر اس کے پاس موجود تھا اس کی تعداد نظام الملک کے لشکر سے زیادہ تھی، لہٰذا مبارز خان کا خیال تھا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نظام الملک سے ٹکرائے گا اور ہر صورت میں نظام الملک کو شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ مبارز خان چاہتا تھا کہ اگر وہ نظام الملک کو اپنے سامنے دبانے اور شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف دکن میں اس کے نام کی دہشت پھیل جائے گی بلکہ وسیع علاقوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو وہ خم ٹھونک کر مرہٹوں کے سامنے آئے گا اور نظام الملک کی طرح انہیں بھی تباہ و برباد کر کے بلا شرکت غیر دکن کا حاکم اعلیٰ بن جائے گا۔ مبارز خان کے 4 تنومند اور جوان بیٹے تھے، سارے ہی جنگجو اور فساد کی جڑ تھے۔ وہ بھی لگاتار مبارز خان کو نظام الملک اور مرہٹوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے۔ جہاں مبارز خان یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پورے دکن کا وہ حاکم بن جائے گا، وہاں اس کے بیٹے بھی اپنے اپنے طور پر عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ مل کر وہ نظام الملک اور مرہٹوں دونوں قوتوں پر غالب آ جائیں گے تو پھر جب تک ان کا باپ زندہ رہے گا تب تک تو وہ اتفاق سے رہیں گے۔ اپنے باپ کے بعد سارے علاقے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے وہ 4 خود مختار حکومتیں قائم کر لیں گے۔ انہی خیالات کے تحت مبارز خان اور اس کے بیٹے نظام الملک کے مقابل آئے۔ دونوں لشکروں کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، صفیں درست کرنا شروع کر دی گئی تھی۔ مبارز خان نے اپنے لشکر کو برابر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ لشکر کے وسطی حصے میں وہ خود رہا اور دائیں بائیں پہلوؤں پر اپنے 2 بیٹوں کو مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف نظام الملک نے بھی مبارز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کو 3 ہی حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصے میں وہ خود رہا، اپنے ساتھ کچھ چھوٹے سالاروں کو رکھا۔ دائیں پہلو پر میر منو اور شہاب الدین کو مقرر کیا گیا۔ بائیں پہلو پر نظام الملک کا چچا حیدر خان اور کاورد خان دونوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں لشکروں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور دونوں ہی چنگھاڑتے طوفانوں، خواہشوں کی ہواؤں اور ہرس کی لذت کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی اپنی کامیابی کو آخری شکل دینے کے لیے قہرمانیت کے سیلاب اور بے چین بھٹکتی وحشتوں کی طرح حملہ ہو رہا تھا۔ میدان جنگ کے اندر وقت کو معطل کر دینے والے عذاب ناک لمحوں اور عقوبت بھرے قیامت خیز المیہ رقص کرنے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا کے وقت مبارز خان کا خیال تھا کہ اسے عددی فوقیت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کے 4 انتہائی تجربہ کار بیٹے ہیں جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ اپنے مد مقابل کے متعلق اس کا یہ خیال تھا کہ نظام الملک کے ساتھ اگر کوئی تجربہ کار ساتھی ہے تو وہ صرف اس کا بیٹا میر منو ہے۔ شہاب الدین اور کاورد خان کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ بہرحال دونوں لشکر ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے تھے۔ شروع میں مبارز خان نے کسی قدر اپنا پلہ بھاری بھی رکھنا شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نظام الملک نے وسطی حصے سے دائیں جانب سے میر منو اور شہاب الدین نے اور بائیں جانب سے حیدر خان اور کاورد خان نے زور ڈالتے ہوئے مبارز خان کی صفوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اگلی 3-4 صفوں کا خاتمہ ہونے کے بعد ان سے پچھلی صفوں والے بڑے پریشان اور بڑے درہم برہم ہوئے۔ چونکہ نظام الملک میر منو اور شہاب الدین، حیدر خان اور کاورد خان نے زوردار حملے کرتے ہوئے
اگلی صفوں کا خاتمہ کیا تھا، لہٰذا ان کے ان زوردار حملوں کو دیکھتے ہوئے پچھلی صفیں کسی قدر پراگندگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی لشکری جان توڑ کر اور آگے بڑھ کر حملہ ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ اس موقع کو نظام الملک اور اس کے سالاروں نے مناسب جانا اور پہلے کی نسبت انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ حملوں میں اس تیزی نے مبارز خان اور اس کے بیٹوں کے لشکر کی حالت مزید ابتر بنا کر رکھ دی۔ بہت سے لشکریوں کی تنظیم درہم برہم ہو گئی، اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی کہ اس موقع پر مبارز خان جب اپنے لشکریوں کو دھاڑتی ہوئی آوازوں میں للکارتا ہوا اگلی صفوں کی طرف آیا تو نظام الملک کے کچھ لشکری اس پر حملہ ہوئے اور مبارز خان کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ مبارز خان کے لشکریوں نے مبارز خان کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس کے لشکر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ اسی دوران نظام الملک اور اس کے سالاروں نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کی تو مورخین لکھتے ہیں کہ مبارز خان کے 2 بیٹے بھی جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کی وجہ سے مبارز خان کا لشکر منتشر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے لشکر کا نظام الملک نے پوری طاقت اور قوت سے تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور مبارز خان کے باقی 2 بیٹوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ نظام الملک کی غیر موجودگی میں مبارز خان نے نہ صرف طاقت اور قوت پکڑ لی تھی بلکہ اندر ہی اندر اس نے مرہٹوں کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ جب نظام الملک کے ساتھ مبارز خان کا ٹکراؤ شروع ہوا تو مبارز خان کی مدد کے لیے مرہٹوں نے ایک لشکر روانہ کیا، لیکن مرہٹوں اور مبارز خان دونوں کی بدقسمتی کہ مرہٹوں کے اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی نظام الملک میدان صاف کرتے ہوئے مبارز خان کا خاتمہ کر چکا تھا۔ مرہٹوں کا لشکر جب قریب آیا تو اس پر حملہ ہونے کے لیے نظام الملک نے اپنے بیٹے میر منو اور شہاب الدین کو روانہ کیا۔ میر منو اور شہاب الدین اچانک مرہٹوں پر ٹوٹ پڑے۔ مرہٹے اس حملے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ تو اس خیال سے آنکھیں بند کیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ نظام الملک کے مقابلے میں انہیں مبارز خان کی مدد کرنی ہے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس وقت تک نظام الملک مبارز خان کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کر چکا تھا۔ لہٰذا میر منو اور شہاب الدین جب مرہٹوں پر اچانک حملہ ہوئے تو مرہٹے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، وہ مقابلہ نہ کر سکے، لہٰذا مرہٹے جو لشکر لائے تھے اس کے آدھے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، آدھا حصہ واپس بھاگ گیا۔ اس طرح نظام الملک کی غیر موجودگی میں مبارز خان نے جو طاقت اور قوت پکڑی تھی اس کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا، اور مرہٹوں کے لشکر کے ایک حصے کو شکست دے کر ان پر بھی نظام الملک نے ایک طرح سے اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا تھا۔ نظام الملک کے جانے کے بعد محمد شاہ نے جس قمر الدین خان کو اس کی جگہ وزیر مقرر کیا تھا وہ بھی زیادہ دن تک وزیر کے منصب پر قائم نہ رہ سکا، اس لیے کہ دوسرا شخص روشن الدولہ لگاتار اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کے منصب سے گھسیٹنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں رحیم النساء اس کی پوری مدد کر رہی تھی۔ آخر رحیم النساء نے آہستہ آہستہ محمد شاہ پر حاوی ہوتے ہوئے قمر الدین خان کو اس کی غیر تسلی بخش خدمات کی وجہ سے محمد شاہ سے کہہ کر وزارت کے منصب سے علیحدہ کرا دیا اور اس کی جگہ روشن الدولہ کو وزیر بنا دیا۔ اب روشن الدولہ تو ایک عرصے سے وزارت کے خواب دیکھ رہا تھا اور وزارت حاصل کرنے کے لیے اس نے برابر رحیم النساء سے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ محمد شاہ کی سلطنت کی شاہی مہر رحیم النساء کے پاس تھی۔ پھر روشن الدولہ اور رحیم النساء دونوں نے مل کر دولت سمیٹنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہوئے اپنی دولت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز کڑوے پانی کے نشے میں دھت محمد شاہ مہتاب باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت میں وزیر روشن الدولہ حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ مصاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کڑوے پانی کے جام انڈیلتے ہوئے محمد شاہ رنگیلا کی طرح اپنی آدھی سدھ بدھ کھوئے ہوئے تھے۔ روشن الدولہ بڑا چالاک عیار شخص تھا، شاید وہ مناسب موقع جان کر آیا تھا۔ وہ محمد شاہ کے قریب بیٹھ گیا اور بڑی عاجزی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز کو محمد شاہ نے محسوس کیا، لہٰذا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو پر کہہ نہیں پا رہے۔ روشن الدولہ نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، حضور کا انداز بالکل درست ہے، میں نظام الملک سے متعلق کچھ تفکرات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل روشن الدولہ کو دکن میں نظام الملک کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کی خبر ہو گئی تھی اور اسے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اگر نظام الملک اسی طرح اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا رہا تو ایک روز ضرور ایسا آئے گا کہ محمد شاہ اسے واپس بلا کر سلطنت کا وزیر بنا دے گا تاکہ اس کی طاقت اور قوت اس کی سلطنت کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اسی بنا پر روشن الدولہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں نہ صرف نظام الملک اور اس کے بیٹے میر منو کو محمد شاہ کی نظروں میں گرائے گا بلکہ نظام الملک کو دکن کی گورنری سے ہٹا کر وہاں محمد شاہ کی طرف سے کسی اور کو حاکم مقرر کرنے کی کوشش کرے گا۔
उस मकसद के लिए वो मोहम्मद शाह से मुलाकात करने के लिए गया था और मोहम्मद शाह ने उससे पूछा। तब दस्तबस्ता होकर रोशनुद्दौला कहने लगा, हजूर, बात यह है कि हुकूमत के मामले में अगर कोई सगा भाई भी हो तो उसे भी हुक्मरान भाई से ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। वक्त जरूरत वो भी दगा देकर हुक्मरान भाई को तख्तो ताज से महरूम कर सकता है। हजूर, मुझे ये खबरें पहुंची हैं कि निजामुल मुल्क ने दक्कन में बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत जमा कर ली है। उसके पास इतना लश्कर है जितना इस वक्त दिल्ली की सरकार के पास भी नहीं है। और अभी जो ताजा खबरें आई हैं उनके मुताबिक निजामुल मुल्क पहले वहां ताकत और कुव्वत पकड़ने वाले मुबारिज खान के खिलाफ हरकत में आया। मुबारिज खान के पास बहुत बड़ा लश्कर था, लेकिन निजामुल मुल्क ने उसे बदतरीन शिकस्त दी। उसे और उसके 2 बेटों को जंग के दौरान हलाक कर दिया। मुबारिज खान और मरहट्टों के दरमियान मुआहिदा था। उसी मुआहिदे के तहत मरहट्टों का एक लश्कर मुबारिज खान की मदद के लिए गया। निजामुल मुल्क ने उसे भी मार भगाया और अब निजामुल मुल्क एक तरह से दक्कन में मुतलकुल इनान हाकिम की हैसियत इख्तियार करता चला जा रहा है। यहां तक कहने के बाद रोशनुद्दौला रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, हजूर, बात यह है कि अगर निजामुल मुल्क इसी तरह अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता रहा, अपने मातहत इलाकों को वुस्अत देता रहा, तो मैं डरता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं वो हम सब के लिए भी खतरे का बाइस न बन बैठे। आप जानते हैं कि आपने निजामुल मुल्क को वजारत के मनसब से हटाकर जनूब की तरफ रवाना किया था। वजारत का मनसब एक नशा है, जो एक बार किसी पर चढ़ता है तो बार बार उसे चढ़ता है। निजामुल मुल्क एक बार वजीर रह चुका है और उसे क्योंकि इस मनसब से माजूल किया गया है, लिहाजा मेरा अंदाजा है कि अब अपनी ताकत और कुव्वत को खूब उस्तवार करने के बाद वो दिल्ली का रुख करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो निजामुल मुल्क का मुकाबला कर सके। ऐसी सूरत में दिल्ली को निजामुल मुल्क के हर हुक्म का इत्तेबा करना होगा और उसकी हर शर्त को कबूल करना पड़ेगा। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तो तेज निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उसे वजारत के मनसब से हटाकर गलती की है और उसे वापस बुलाकर फिर इसी मनसब पर मुकर्रर कर देना चाहिए। उन अल्फाज पर रोशनुद्दौला लरज कांप गया था। उसे अपनी वजारत का मनसब डगमगाता दिखाई दिया था। उसने अपने होंठों पर जबान फेरी और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मरकज में निजामुल मुल्क का रहना दुरुस्त भी नहीं है। वो मिजाज का सख्त है, बरहमी फौरन उस पर गालिब आ जाती है। इस बिना पर अक्सर व बेशतर उसके फैसले दुरुस्त नहीं होते। मैं चाहता हूं कि वो वहीं रहे, लेकिन जिस कदर वसी इलाकों पर वो काबिज हो गया है, इस कदर वसी इलाके उसके कब्जे में ना रहने दिए जाएं। अब तो वो दक्कन पर भी काबिज हो चुका है। मैं चाहता हूं वो दक्कन के दूर उफ्तादा इलाकों में पड़ा रहे। गुजरात वगैरह का हाकिम किसी और को मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि आने वाले दौर में अगर निजामुल मुल्क ताकत और कुव्वत पकड़ते हुए दिल्ली का रुख करता है तो उसके रास्ते में गुजरात का जो हमारा वाली होगा वो उसकी राह रोकेगा। जिसको भी गुजरात का वाली मुकर्रर करेंगे उसे सख्ती के साथ तनबीह करेंगे कि वो वहां पहुंचकर एक ताकतवर लश्कर तैयार कर ले और हम अब वक्त निजामुल मुल्क की राह रोकने के लिए तैयार और मुस्तैद रहे। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तो दोबारा उसकी तरफ गौर से देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, जिन खदशात का इजहार तुम निजामुल मुल्क की तरफ से कर रहे हो, ऐसे ही खदशात अगर गुजरात के नए हाकिम की तरफ से भी उठ खड़े हुए तो रोशनुद्दौला तुम क्या करोगे? गुजरात का अगर तुम किसी को हाकिम मुकर्रर करते हो, वो भी निजामुल मुल्क की राह पर चल पड़ता है, तो फिर तुम क्या करोगे? उसकी राह कौन रोकेगा? रोशनुद्दौला ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, इस सिलसिले में हमें ज्यादा फिक्रमंद और परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर गुजरात का हाकिम भी उसी राह पर चल पड़ेगा तो उस वक्त तक हम निजामुल मुल्क से अपने ताल्लुकात तो नहीं बिगाड़ेंगे, निजामुल मुल्क को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उसका खात्मा करा देंगे। रोशनुद्दौला जब खामोश हुआ तब मोहम्मद शाह तंजिया से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, गुजरात इस वक्त निजामुल मुल्क के तहत है। अगर वो इलाका तुम निजामुल मुल्क से लेकर वहां किसी और को हाकिम मुकर्रर कर दोगे और उस हाकिम ने अगर ताकत और कुव्वत पकड़ ली तो क्या निजामुल मुल्क तुम्हारा जर खरीद गुलाम है कि जो इलाके उसके मातहत हैं तुम उसे छीन भी लो और बवक्ते जरूरत तुम उन इलाकों के हाकिम के खिलाफ उसे इस्तेमाल भी कर लो? मोहम्मद शाह के ये अल्फाज सुनकर रोशनुद्दौला किसी कदर शर्मिंदा और परेशान सा हो गया था। उसकी हालत देखते हुए मोहम्मद शाह कहने लगा, अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही कर लो, पर यह कहो तुम्हारे जहन में किसी ऐसे शख्स का नाम है जिसे गुजरात का हाकिम मुकर्रर किया जाए? रोशनुद्दौला ने मजीद चापलूसी करते हुए कहना शुरू किया, हजूर, आप ही बताएं कि इस मनसब के लिए कौन मुनासिब है? जवाब में मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ी देर तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा, साथ ही उंगलियां भी नचाता रहा।
फिर रोशनुद्दौला की तरफ देखते हुए कहने लगा, रोशनुद्दौला, इस मनसब के लिए मेरे जहन में 2 आदमी आते हैं। एक ओद का हाकिम अमीन खान नीशापुरी जो अब सादत खान कहलाता है, और दूसरा सरबुलंद खान है। मोहम्मद शाह के खामोश होने पर तफक्कुरात का इजहार करते हुए रोशनुद्दौला कहने लगा, हजूर, जहां तक ओद के हाकिम सादत खान का ताल्लुक है तो मेरी आपसे गुजारिश है, वो हिर्सो हवस का बंदा है। उसे मामूली सी रकम की भी पेशकश की जाए तो मुआहिदा तोड़ने पर रजामंद हो जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस पर किसी भी हालत में एतमाद और भरोसा ना कीजिएगा। वो मेरा अच्छा खासा देखा भाला है, और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि सादत खान का अगर आपकी बजाय उसके दुश्मन से मतलब निकलता हो तो मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि सादत खान आपको छोड़ देगा और अपना मतलब और मकसद हासिल करने के लिए आप पर आपके दुश्मनों को तरजीह देगा। जहां तक सरबुलंद खान का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ इस मकसद के लिए वो मुनासिब तरीन आदमी है। उसके साथ उसका एक और सालार भी है, नाम उसका शुजात खान है, और वो भी जरूरत के वक्त काम आ सकता है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि ओद के सादत खान की जगह सरबुलंद खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि सरबुलंद खान हालात को अपनी गिरफ्त में करने में कामयाब हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने उसे तस्लीम कर लिया। यूं रोशनुद्दौला के कहने पर उसने सरबुलंद खान को हाकिम बनाकर रवाना करने का हुक्म दे दिया। उन हालात की खबर सरबुलंद खान को भी हो गई। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे, उन्होंने भी ये खबरें उस तक पहुंचा दी। लिहाजा निजामुल मुल्क ने उस वक्त तक दक्कन के वसी इलाकों को फतह करने के बाद हैदराबाद को अपना मरकज बना लिया था, और उसने तहिया कर लिया था कि अब मरकज की तरफ से अगर किसी को उसके इलाकों का या उसके किसी एक इलाके का हाकिम बनाकर मुकर्रर किया गया तो वो मुजाहमत करेगा और आने वाले को मार भगाएगा। इधर सरबुलंद खान बड़ा दानिशमंद और सियाना आदमी था। उसे जब खबर हुई कि वजीर रोशनुद्दौला उसे निजामुल मुल्क से टकराना चाहता है तो उसने उस टकराव से पहलू तही करना शुरू कर दी थी। वो जानता था कि वो निजामुल मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकेगा। दूसरे उसके निजामुल मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। वो निजामुल मुल्क के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। लिहाजा वो दिल्ली से खुद तो कूच कर गया। अपनी तरफ से अपने साथी शुजात खान को हाकिम बनाकर उसने गुजरात की तरफ रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ निजामुल मुल्क ने दक्कन में अपनी हुकूमत को एक तरह से मौरूसी बना लिया था। हैदराबाद को उसने अपना मरकजी शहर करार दे दिया था। अब वो इस कोशिश में था कि अगर दिल्ली से किसी और को उन इलाकों का हाकिम बनाकर भेजा गया तो वो उसे मार भगाएगा। चुनाचे जब मोहम्मद शाह ने सरबुलंद खान को उन इलाकों का हाकिम बनाकर रवाना किया तो उसके साथ एक खासा बड़ा लश्कर भी रवाना किया। उसका मुकाबला करने के लिए निजामुल मुल्क ने अपने चचा हैदर खान को रवाना किया। दोनों लश्करों का टकराव हुआ। हैदर खान ने शुजात खान के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और शुजात खान वापस सरबुलंद की तरफ भाग गया, इसलिए कि सरबुलंद खान खुद भी दिल्ली से निकल चुका था। उस वक्त तक दिल्ली में भी एक इंकलाब बर्पा हो गया। नए वजीर रोशनुद्दौला की बदकिस्मती के वो शाही खजाने से भारी रकूम लेने के अलावा कुछ लोगों के काम करने के सिले में उनसे भारी रिश्वतें लेता हुआ पकड़ा गया था। जब तहकीकात की गई तो रकूम के खुर्द बुर्द में रोशनुद्दौला के साथ मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा भी मुलव्विस पाई गई। लिहाजा मोहम्मद शाह फौरन हरकत में आया। रोशनुद्दौला को वजारत के मनसब से महरूम करके एक और शख्स खाने दौरा को वजारत उज़्मा सौंप दी, जबकि रहीमुन्निसा को भी उसने कसर से निकाल बाहर किया। हैदराबाद में एक रोज गोहर आरा अपनी ख्वाबगाह में अकेली बैठी हुई थी। उसका शोहर इबादुद्दीन कहीं बाहर निकला हुआ था कि कमरे में मीर मन्नू की बीवी मुगलानी बेगम दाखिल हुई। याद रही ये वही मुगलानी बेगम थी जो बाद के दौर में जालंधर और कश्मीर के कुछ इलाके की हाकिम भी रही थी। मुगलानी बेगम आगे बढ़ी। उसे देखते ही गोहर आरा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। चंद कदम आगे बढ़ी। बड़े खुशकुन अंदाज में मुगलानी बेगम के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, फिर उसे अपने साथ नशिस्तों की तरफ ले गई। दोनों जब वहां बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज मुगलानी बेगम ने किया और गोहर आरा को मुखातिब करके कहने लगी, गोहर आरा, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं एक मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने के लिए सोच रही थी। चाहती थी कि पहले इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करूं, फिर अपने शोहर के अलावा अपने सुसर निजामुल मुल्क और तुम्हारे सुसर फैरोज मिर्जा के अलावा तकदीस खानम और करा खातून से भी बात करूं। मुगलानी बेगम के उन अल्फाज पर गोहर आरा चौंकी थी। तशवीश भरे अंदाज में मुगलानी बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हुई, कोई खता हुई जिसके बिना पर आप इस सिलसिले में सब लोगों से गुफ्तगू करना चाहती हैं? उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम मुगलानी बेगम के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर कहने लगी, बिल्कुल, तुमसे खता नहीं, गलती नहीं, कोताही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है।
मुगलानी बेगम के उन अल्फाज ने गौहर आरा को और ज्यादा परेशान और फिक्रमंद कर दिया था, लिहाजा तशवीश और तजस्सुस भरी आवाज में कहने लगी, खुलकर कहें, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी बातों ने मुझे परेशान और फिक्रमंद करके रख दिया है। मुगलानी बेगम हंस दी। हाथ आगे बढ़ाकर गौहर आरा को उसने अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगी, मेरी अजीज छोटी बहन, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुमसे शहाबुद्दीन के सिलसिले में बात करने आई हूँ। उस इंकशाफ पर गौहर आरा ने सुख का लंबा सांस लिया। कुछ कहना चाहती थी कि मुगलानी बेगम फिर बोल उठी थी, गौहर आरा, अपने खानदान के इन लड़कों में मुझे शहाबुद्दीन सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा है। उसकी न सिर्फ आदात पसंदीदा है बल्कि औरों की निस्बत ज्यादा जुर्रतमंद और शुजा है। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ वो कुछ उदास उदास बिखरा बिखरा रहता है। इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, कावर्द खान तीनों की शादी हो चुकी है और तुम सब लोग अपनी अपनी ख्वाबगाह में होते हो। क्या तुमने अंदाजा नहीं लगाया कि वो बाकायदगी से हवेली में कयाम नहीं करता? कभी अपनी माँ से मिलता है, बड़े अब्बा से मिलता है और कभी एक दो रातें मुस्तकर में भी बसर कर लेता है। और उसकी यह हालत गौहर आरा कम अज कम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुगलानी बेगम के उन अल्फाज पर गौहर आरा खुद भी उदास और अफसुर्दा हो गई थी। कुछ देर अजीब से अंदाज में मुगलानी बेगम की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, दीदी, आप ये ख्याल मत कीजिएगा कि मुझे शहाबुद्दीन की इस हालत का एहसास नहीं है। मैं उसे सगे भाइयों जैसा चाहती हूँ। अगर यहाँ उसकी ये हालत है तो याद रखना, जोधपुर में मेरी बहन पार्वती की उससे भी बदतर हालत होगी। वो जुनून की हद तक उसे चाहने लगी थी, लेकिन मेरे बाप की बदकिस्मती के उसने अहद शिकनी की और मेरी माँ और बहन को रोक लिया। गौहर आरा जब खामोश हुई तो गौर से उसकी तरफ देखते हुए मुगलानी बेगम बोल उठी, गौहर आरा, क्या किसी तरीके से पार्वती को जोधपुर से निकाला नहीं जा सकता? उसका जोधपुर से निकालकर यहां लाना बेहद जरूरी है, इसलिए कि शहाबुद्दीन की हालत ज्यादा अरसा नहीं रहनी चाहिए। मुगलानी बेगम के खामोश होने पर गौहर आरा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, दीदी, पार्वती को वहां से निकालने की एक सूरत तो है, लेकिन मैं डरती हूं किसी से कहती नहीं, इसलिए कि उस सूरत पर अमल करने पर अगर कहीं मेरे भाई शहाबुद्दीन को नुकसान हुआ तो फिर मैं तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करूंगी। इसके अलावा मैं अपने अहले खाना की नजरों में भी गिर जाऊंगी कि वो तरीका इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा था जो नाकाम हुआ। इस बिना पर मैं चुप हूं, लेकिन मैं खुद शहाबुद्दीन की वजह से सख्त परेशान और फिक्रमंद हूं। दीदी, आप यकीन कीजिएगा, मेरे दिन रात का अक्सर हिस्सा शहाबुद्दीन और पार्वती से मुतालिक सोचों ही में गुजर जाता है। गौहर आरा जब रुकी तब उम्मीद भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मुगलानी बेगम कहने लगी, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है तो कहो, पहले मैं जानूं वो है क्या। अगर वो काबिले अमल हुआ तो फिर उस सिलसिले में सबसे बात की जाएगी। अगर सब उस पर मुत्तफिक हुए तो उस पर अमल किया जाएगा। गौहर आरा चंद लम्हों तक सोचती रही, फिर कहने लगी, जोधपुर के राज मंदिर का बड़ा पुरोहित चोनी लाल ऐसा शख्स है जिस पर मेरी कुछ नवाजिशात हैं। उनकी वजह से वो मेरा ममनून है। अगर इस मामले में उसे लाया जाए तो पार्वती को उसके जरिए से जोधपुर से निकाला जा सकता है। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बाप अजीत सिंह ने मेरी माँ बिशन देवी और मेरी बहन पर सख्त किस्म की पाबंदियां लगाई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में राज मंदिर में जाने के लिए उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चूनी लाल मेरे भरोसे का आदमी है। जो तरीका मैं अपनाना चाहती हूँ वो ये कि मैं चूनी लाल के नाम एक खत शहाबुद्दीन को दूंगी। शहाबुद्दीन अकेला जोधपुर का रुख करे, जोधपुर जाकर शहर के अंदर कयाम ना करे। शहर के बाहर भी काफी सराय हैं, वहां किसी सराय में कयाम करे। खसूसियत के साथ वो शाहरा जो सहरा से गुजरकर जनूब मशरिक की तरफ आती है, उसके किनारे भी सराय हैं। उनमें से किसी एक में कयाम करके अपने घोड़े को भी वहीं रखे। उसके बाद खाना बदोशों के भेष में जोधपुर शहर में दाखिल हो। शहर में दाखिल होने के बाद राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल से मिले। जो खत मैंने उसे दिया होगा वो खत उसे पेश करे, और मुझे उम्मीद है कि मेरा खत पढ़कर चोनी लाल किसी न किसी तरह मेरी बहन पार्वती को जोधपुर से शहाबुद्दीन के साथ निकालने की जरूर कोशिश करेगा। गौहर आरा रुकी, दम लिया, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो फिर कह रही थी, मेरे ख्याल में ये सबसे आसान और महफूज तरीका है। मेरी माँ और बहन दोनों का राज मंदिर में आना जाना होगा। शहाबुद्दीन जब मेरा दिया हुआ खत चोनी लाल के हवाले करेगा तो चोनी लाल मेरा खत पढ़कर उस खत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेगा। अगर तो मेरी माँ और बहन पर राज मंदिर में जाने पर पाबंदी नहीं है तो फिर चोनी लाल आसानी से यह काम कर गुजरेगा। और अगर मेरे बाप ने एक तरह से उन्हें कैदी बना रखा है और उन्हें राज मंदिर भी नहीं जाने देता, तब भी राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल के मेरे बाप अजीत सिंह के साथ बड़े गहरे और बड़े बावकार मरासिम हैं। चोनी लाल इस सिलसिले में राजमहल में भी दाखिल हो सकता है और वहां भी वो पार्वती से बात करके पार्वती को वहां से निकालने का कोई ना कोई हरबा जरूर इस्तेमाल कर सकता है।
गोहर आरा खामोश हुई, कुछ सोचा, उसके बाद मुगलानी बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगी, फिलवक्त मेरे पास यही तरीका है, लेकिन इस सिलसिले में घर के दीगर अफराद से गुफ्तगू करने से पहले शहाबुद्दीन से बात करना चाहिए कि क्या वो खुद भी इस पर अमल करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर वो इस पर अमल करने के लिए तैयार है तो फिर इस मौजू को घर के दीगर अफराद के सामने रखना आपका काम है। अगर वो इजाजत दे दें तो मेरे ख्याल में शहाबुद्दीन को जोधपुर जाने दिया जाए, और मेरा दिल कहता है कि शहाबुद्दीन पार्वती को जोधपुर से निकाल लाने में कामयाब हो जाएगा। गोहर आरा के उन अल्फाज पर मुगलानी बेगम खुश हो गई थी, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, मैं शहाबुद्दीन को बुलवाती हूँ, क्या तुम जानती हो वो इस वक्त है कहाँ? गोहर आरा खुश हो गई, कहने लगी, थोड़ी देर पहले हवेली में आया है, मेरे ख्याल में अम्मा के कमरे में होगा। मुगलानी बेगम अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, कमरे के दरवाजे पर आई और उसने शहाबुद्दीन को आवाज दी। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन बरामदे में नमूदार हुआ। जब उसने गोहर आरा के कमरे के सामने मुगलानी बेगम को देखा तब उसे मुखातिब करके कहने लगा, आपी, आपने मुझे बुलाया है। मुगलानी बेगम मुंह से कुछ ना बोली, हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन को अपनी तरफ बुलाया। शहाबुद्दीन चुपचाप उसकी तरफ हो लिया था। जब वो मुगलानी बेगम के पास गया तो मुगलानी बेगम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और तकरीबन खींचती हुई उसे कमरे के अंदर ले गई। गोहर आरा के सामने जिस नशिस्त पर मुगलानी बेगम बैठी हुई थी, उस नशिस्त पर उसने शहाबुद्दीन को अपने सामने बिठा लिया। फिर थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू मुगलानी बेगम और गोहर आरा के साथ हुई थी, उसकी तफसील मुगलानी बेगम ने शहाबुद्दीन से कह दी थी। मुगलानी बेगम जब खामोश हुई तब किसी कदर घूरने और किसी कदर एहतजाजी से अंदाज में शहाबुद्दीन गोहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, दीदी, अगर आपके पास ऐसी कोई तजवीज थी तो फिर आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? अगर जोधपुर के राज मंदिर का बड़ा पुरोहित चोनी लाल आपका आदमी है तो फिर वो सब कुछ कर सकता है। दीदी, मैं समझता हूँ खामोश रहकर आपने मेरे साथ जुल्म किया है। अब तक आपको बता देना चाहिए था और मैं अब तक जोधपुर रवाना हो चुका होता और पार्वती को यकीनन वहां से निकाल चुका होता। बहरहाल जो तजवीज आपने बताई है उसके मुताबिक मैं जोधपुर जाऊंगा और हर सूरत में पार्वती को वहां से निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस मौके पर सोचने का मामला यह है कि माता बिशन देवी का क्या होगा। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से जहां मुगलानी बेगम खुश हो गई थी, वहां गोहर आरा बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, फिलहाल हमने वहां से पार्वती को निकालना है। जहां तक मेरी माँ का ताल्लुक है तो उसके मुतालिक फिक्रमंद और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो वहां रहती है, वहां से नहीं निकल सकती, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, इसलिए कि जोधपुर उसका घर है, वो वहां रह सकती है। हमारा असल मकसद और मुद्दा सिर्फ पार्वती को वहां से निकालकर यहाँ लाना है। गोहर आरा जब खामोश हुई तब बड़ी बेताबी और बेचैनी का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, तो फिर कब आप वो खत लिखकर मेरे हवाले करेंगी और कब मुझे यहाँ से रवाना होना होगा? शहाबुद्दीन की उस बेताबी पर लम्हा भर के लिए गोहर आरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, भाई, मैं किसी खास वजह से चुप थी। इस मौजू पर पहले खानदान के सारे अफराद से बात की जाएगी। अगर बड़ों ने इजाजत दी कि तुम्हें पार्वती को निकालने के लिए जोधपुर का रुख करना चाहिए, फिर मैं खत लिखूंगी। गोहर आरा के खामोश हो जाने पर किसी कदर तेजी में शहाबुद्दीन कहने लगा, किसी और को इस काम पर क्या एतराज हो सकता है? ये मेरा जाती काम है और मुझे करना है और हर सूरत में करना है, लिहाजा जोधपुर तो मुझे जाना ही जाना है। गोहर आरा ने घूर के शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, अगर बड़े अब्बा फैरोज मिर्जा, मोहतरम निजामुल मुल्क, मीर मन्नू, छोटी बड़ी अम्मा, दादी, उन लोगों ने तुम्हारे जोधपुर जाने पर एतराज किया, मना कर दिया, तो क्या फिर भी तुम जोधपुर जाओगे? गोहर आरा के उस सवाल पर शहाबुद्दीन परेशान और फिक्रमंद हो गया था। धीमी सी आवाज में कहने लगा, जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, अगर ये लोग आड़े आ गए और मुझे जोधपुर जाने से रोक दिया तो दीदी, आप सोचे मैं फिर कैसे जा सकता हूँ? मैं अपनी जान का खात्मा तो कर सकता हूँ, लेकिन अपने बड़ों का कहा टाल नहीं सकता। शहाबुद्दीन के खामोश हो जाने पर मुगलानी बेगम खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, यही तो बात है जो हम कहना चाहती थी। अब तुम जाओ। मोहतरम निजामुल मुल्क चंद दिन के लिए हैदराबाद से बाहर गए हुए हैं। जो ही वो वापस आते हैं, सबको इस हवेली में जमा किया जाएगा, फिर सबके सामने ये मौजू रखा जाएगा। सब मिलकर जो फैसला करेंगे मेरे भाई, उस पर अमल किया जाएगा। क्या तुम्हें कबूल है? शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर कहने लगा, आप दोनों बहनों ने मेरे मुतालिक गुफ्तगू की, इसके लिए मैं आप दोनों का ममनून और शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ ही शहाबुद्दीन उस कमरे से निकल गया था। मीर मन्नू अपने घोड़े पर सवार अपनी हवेली से निकला था कि बाएं जानिब से माहुल मुल्क तकरीबन भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी।
वो हवेली भी करीब ही थी जिसमें फेरोज मिर्जा ने सबके साथ कयाम कर रखा था। माहुल मुल्क को इस तरह आते देखकर मीर मन्नू परेशान और फिक्रमंद हो गया था। घोड़े को उसने रोक लिया, फौरन उतर कर खड़ा हुआ और माहुल मुल्क की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक माहुल मुल्क उसके करीब आ गई थी। बड़े गौर और फिक्रमंदी में उसकी तरफ देखते हुए मीर मन्नू ने पूछ लिया, माहुल मुल्क मेरी बहन, क्या बात है, खैरियत तो है? तो मुझे परेशान भी दिखाई दे रही है और भागती हुई आ रही है, कहो क्या मामला है? माहुल मुल्क ने लंबा सांस लिया, फिर कहने लगी, भाई मैंने सुना है चचा निजामुल मुल्क जो लगातार कई दिन से हैदराबाद से बाहर थे लौट आए हैं। अगर इस वक्त वो हवेली में है तो मैं उन्हें बुलाने आई हूँ। सब अफराद मिलकर एक अहम फैसला करना चाहते हैं, आप भी वहीं चलिए। मीर मन्नू और परेशान हो गया था। दोबारा उसने माहुल मुल्क को मुखातिब किया, मेरी बहन कैसा फैसला? माहुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, गौहर आरा और आपा मुगलानी बेगम ने मिलकर यह तय किया है कि पार्वती को जोधपुर से निकालना चाहिए। इस सिलसिले में गौहर आरा के पास एक तजवीज भी है, लेकिन उसका कहना है कि पहले खानदान के सब अफराद जमा हो, फिर वो तजवीज पेश की जाए। अगर सब रजामंद हुए तो उस पर अमल किया जाएगा। उस मौके पर मीर मन्नू ने सुख का एक लंबा सांस लिया, फिर मुस्कुराया। बड़े प्यारे अंदाज में माहुल मुल्क का सर थपथपाया, फिर कहने लगा, इसमें भाग कर आने और परेशान होने की क्या जरूरत है मेरी बहन? जो तजवीज गौहर आरा और मेरी बीवी मुगलानी बेगम ने बनाई है उसे सब जरूर सुनेंगे, और अगर वो काबिले अमल ना भी हुई तो उसे काबिले अमल बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि मैं खुद चाहता हूं कि राजकुमारी पार्वती जोधपुर से निकलकर यहाँ आए। माहुल मुल्क मेरी बहन, ये मत ख्याल करना कि मुझे शहाबुद्दीन का एहसास नहीं है। मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं कहूंगा, कसम अल्लाह पाक की, सारे भाइयों में शहाबुद्दीन सबसे प्यारा और भला लगता है। एक तो उसकी शख्सियत ऐसी है, दूसरे उसके कारनामे भी उसकी शख्सियत जैसे ही है। मेरी बहन, ये जो मामला तुम लेकर आई हो इसे किसी और वक्त पर टालते हैं, इसलिए कि अब्बा आ तो गए हैं लेकिन वो मुस्तकर में है। शहाबुद्दीन और कावर्द खान भी मुस्तकर जा चुके हैं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, इसलिए कि आज शब को लश्कर यहाँ से कूच करेगा, मरहट्टों का मुकाबला करेगा। इसलिए कि मरहट्टों के पेशवा बालाजी ने इन इलाकों में एक तरह से हमें अपना जेर नगी और मातहत रखने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, और हमने उसकी उन कार्रवाइयों के सामने न सिर्फ अपना दिफा करना है बल्कि अपने इलाकों की हिफाजत के साथ साथ मरहट्टों पर जरब भी लगानी है। मीर मन्नू की उस गुफ्तगू से माहुल मुल्क मुतमईन हो गई थी। फिर वो पलटी और कहने लगी, भाई मैं अब जाती हूँ, आप मुस्तकर की तरफ जाएं। मैं सबसे कह देती हूँ कि फिलहाल मरहट्टों से सामना है, लिहाजा इस मामले पर खानदान के सब अफराद बैठकर मरहट्टों की मुहिम के बाद मशवरा करेंगे। माहुल मुल्क के उन अल्फाज पर मीर मन्नू मुतमईन हो गया था। माहुल मुल्क पलटकर साथ वाली हवेली की तरफ चली गई थी, जबकि मीर मन्नू फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और मुस्तकर की तरफ हो लिया था। दक्कन में कदम जमाने और हैदराबाद को अपना मरकज बनाने के बाद निजामुल मुल्क को उन इलाकों में दो बड़ी कुव्वतों का सामना था, एक मुबारिज खान और दूसरे मरहट्टे। जहां तक मुबारिज खान का ताल्लुक था तो उस पर तो हमलावर होकर न सिर्फ निजामुल मुल्क ने उसके सरकश बेटों का खात्मा कर दिया था, बल्कि उसकी ताकत को भी कुचल दिया था और उसके बहुत से लश्करी निजामुल मुल्क के लश्कर में शामिल हो गए थे। अब बाकी मरहट्टे रह गए थे जो दिन ब दिन ताकत और कुव्वत पकड़ते जा रहे थे, और वो हर सूरत में निजामुल मुल्क को दक्कन के इलाके से निकाल बाहर करना चाहते थे। दरअसल औरंगजेब आलमगीर के जमाने में शिवाजी नाम के एक लुटेरे ने मरहट्टा हुकूमत की बुनियाद रखी थी। शिवाजी की औलाद का इक्तदार तो बाकी ना रहा, बल्कि मरहट्टा हुकूमत ब्राह्मणों के कब्जे में चली गई और उस हुकूमत ने मुल्क की बोलचाल का ख्याल रखकर अपने सरबराह का नाम पेशवा रखा था। अगरचे हुकूमत की जबान मरहट्टी थी, लेकिन सरकारी फरमानों की तहरीरें फारसी जबान में होती थी और हुकूमत के मुहावरे और इस्तिलाहें भी फारसी जबान की बरती जाती थी। यहाँ तक कि हुक्मरान का मनसब का नाम भी पेशवा रखा गया था कि ये मालूम हो सके कि ब्राह्मण हुक्मरान है और ब्राह्मण हिंदुओं की 4 जातों में से सबसे आला जात मानी जाती थी और उसको पेशवाई का दर्जा हासिल था। अब उन्हीं मरहट्टों का पेशवा बालाजी बाजीराव था। वो एक बहुत जोशीला और मुतासिब ब्राह्मण था। इंसाफ की नजर से देखा जाए तो वह हिंदुस्तान के हिंदुओं की सियासी और फौजी ताकत को अपनी गिरफ्त में रखने का इरादा रखता था। ऐसा करने में वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। अगरचे हिंदुस्तान में मुसलमानों की बहुत सी रियासतें और हुकूमतें थी, लेकिन सद अफसोस के उन सब में एका नहीं था। इस तरह हिंदू राजपूतों की भी रियासतें थी, मगर वो भी आपस में मुत्तहिद न थे। हिंदुस्तान में अगर मुत्तहिद थे तो वो सिर्फ मरहट्टे और सिख। बहरहाल निजामुल मुल्क पर जरब लगाने के लिए मरहट्टों के पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर निजामुल मुल्क पर जरब लगाने के लिए रवाना किया था, और उस लश्कर का सालार एक मरहट्टे शंभू जी को बनाया गया था। मरहट्टों का ख्याल था कि दक्कन में निजामुल मुल्क नया नया आया है,
अभी पूरी तरह कदम जमाने में कामयाब नहीं हुआ। अगर शुरू ही से उसके कदम उखाड़ कर उसे मार ना भगाया गया तो वो ताकत और कुव्वत पकड़ेगा। मरहटे इस वजह से भी परेशान थे कि इससे पहले निजामुल मुल्क ने ताकत पकड़ के न सिर्फ छोटे बादशाहगर के इलाकों पर हमलावर होकर वहां उसकी ताकत और कुव्वत को तहस नहस करके रख दिया था और उन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, बल्कि दक्कन की दूसरी बड़ी कुव्वत जो मुबारिज खान के पास थी उसे भी खत्म करके एक तरह से निजामुल मुल्क दक्कन में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा था। बाजीराव ने जो लश्कर अपने सालार शंभू जी की सरकर्दगी में निजामुल मुल्क से टकराने के लिए रवाना किया था, उस लश्कर के मुतालिक बाजीराव को 100% यकीन था कि शंभू जी कामयाब होगा और निजामुल मुल्क की ताकत और कुव्वत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दूसरी तरफ शंभू जी भी बड़ा मुतमईन था। उसके पास एक जर्रार लश्कर था। जो लश्कर निजामुल मुल्क लेकर मरहट्टों का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ था, उस लश्कर के मुतालिक भी शंभू जी के मुखबिर इत्तला कर रहे थे और उन्होंने शंभू जी को बता दिया था कि उसका मुकाबला करने के लिए निजामुल मुल्क जो लश्कर लेकर आ रहा है उसकी हैसियत शंभू जी का लश्कर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उन खबरों ने शंभू जी ही नहीं मरहट्टों के भी हौसले बुलंद कर दिए थे और ये सोचने लगे थे कि निजामुल मुल्क को शिकस्त देने के बाद जब वो निजामुल मुल्क के इलाकों में दाखिल होकर लूटमार का सिलसिला शुरू करेंगे तो कोई भी मरहट्टा गरीब नहीं रहेगा। बहरहाल दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए, अपनी सफें दुरुस्त करने लगे। निजामुल मुल्क ने हस्बे साबिक अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम किया। इस बार वो अपने साथ बड़े बेटे गाजी उल मुल्क को भी लेकर आया हुआ था। लश्कर के वस्ती हिस्से में निजामुल मुल्क खुद रहा। गाजी उल मुल्क को अपने नायब के तौर पर रखा। लश्कर के दाएं पहलू पर मीर मन्नू और शहाबुद्दीन थे, जबकि लश्कर के बाएं हिस्से पर निजामुल मुल्क का चचा हैदर खान और कावर्द खान थे। दोनों लश्कर सफें दुरुस्त कर चुके, तब जोरदार अंदाज में नारे बुलंद करते हुए दोनों लश्कर एक दूसरे पर जोश मारते मौत के तिलिस्म खोलती सदियों की अनकही दास्तानों और अकूबत भरे कयामत खेज लम्हों की तरह टूट पड़े थे। दोनों लश्करों के टकराने से मैदान जंग में कहरमानियत का कोहराम उठ खड़ा हुआ था। शोले शुआओं और बर्क की तरह मुतहर्रिक मौत बड़ी तेजी से सूरतों को बेचेहरा करने लगी थी। मरहट्टों का ख्याल था कि निजामुल मुल्क उनके सामने ज्यादा देर नहीं जम सकेगा, लेकिन यहां सारा मामला ही उनकी उम्मीदों के बरक्स हुआ था। मरकजी हिस्से से खुद निजामुल मुल्क और उसके बेटे गाजी उल मुल्क, दाएं जानिब से मीर मन्नू और शहाबुद्दीन और बाएं पहलू से हैदर खान और कावर्द खान ने शुरू ही में ऐसे जोरदार हमले किए थे कि मरहट्टे अपनी सारी जमा मर्दी और शुजात को भूल बैठे और उनके लश्कर की अगली कई सफें इस तरह जमीन पर बिछकर रह गई जैसे फसल काट कर दूर तक बिछा दी जाती है। मरहट्टे तो अपनी कामयाबी और कामरानी के ख्वाब देखते हुए निजामुल मुल्क के लश्कर का मुकाबला करने के लिए आए थे। वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि निजामुल मुल्क और उसके सालार पहले ही हमले में उनके अनगिनत लश्करियों को मौत के घाट उतार देंगे। निजामुल मुल्क और उसके लश्करियों ने जब मरहट्टों के लश्कर की अगली कई सफों का सफाया कर दिया और फिर मरहट्टों के लश्कर के बीच से गुजरते हुए मरहट्टों की दूसरी सफों पर हमलावर होना शुरू हुए, तब मरहट्टों पर खौफ तारी हो गया था। वो दिल शिकनी का शिकार होना शुरू हो गए थे और उनकी ये कैफियत 2 वजूहात की बिना पर थी। पहली ये कि लश्कर के अगले हिस्से ने जब देखा कि उनके सामने तो उनके लश्करियों की लाशें ही लाशें बिखर गई हैं, तो वो अपनी जानें बचाने की फिक्र में ज्यादा मगन हो गए और आगे बढ़कर मुसलमानों का मुकाबला करने की बजाय उन्होंने पीछे हटने में ही अपनी आफियत जानी। दूसरी वजह जिसने बदनज़मी के साथ साथ अफरा तफरी और बेदिली ज्यादा फैलाई, वो ये कि जब अगली सफों के मरहट्टे जंग से जी चुराने लगे और कोशिश करने लगे कि पीछे हटकर अपनी जानें बचाएं, तब पिछली सफों के लश्करी भी बदनज़मी का शिकार हुए थे और उन पर भी बददिली का बुखार तारी होना शुरू हो गया था। फिर ये कैफियत ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। निजामुल मुल्क ने जब देखा कि मुकाबले में मरहट्टे बदनज़मी और अफरा तफरी का शिकार हैं, बल्कि वो जंग से भी जी चुराने लगे हैं, तब उसने अपने तेज रफ्तार हरकारों के जरिए मीर मन्नू, शहाबुद्दीन, हैदर खान और कावर्द खान की तरफ पैगाम भिजवाया कि एक बार पूरी ताकत और कुव्वत से मरहट्टों पर चढ़ दौड़ो और इस हमले को मरहट्टों पर आखिरी हमला जानकर करो ताकि मैदान जंग से इनके पांव उखाड़ लिए जाएं। निजामुल मुल्क का ये हरबा कामयाब साबित हुआ। दरमियानी हिस्से से उसने खुद अपने बेटे गाजी उल मुल्क के साथ दाएं जानिब से मीर मन्नू और शहाबुद्दीन ने और बाएं जानिब से जब हैदर खान और कावर्द खान ने निजामुल मुल्क की उम्मीदों के मुताबिक हमले शुरू किए, तब मरहट्टे उन तेज हमलों का मुकाबला न कर सके और शिकस्त उठाकर भाग खड़े हुए। मरहट्टों की बदकिस्मती की वो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तबाही का अक्स और करबो अजियत का तूफान बनकर आए थे, पर अब अपने टूटे ख्वाबों और बिखरे ख्यालात को समेटते हुए भागने पर मजबूर हुए थे। निजामुल मुल्क ने अपने पूरे लश्कर के साथ दूर तक बड़े खौफनाक अंदाज में मरहट्टों का ताकुब किया। उनके लश्कर की तादाद काफी हद तक कम कर दी
उस मौके पर मरहट्टों की मजीद बदकिस्मती के मरहट्टों का सालार शंभू जी भी निजामुल मुल्क के लश्कर के हाथों जंग के दौरान गिरफ्तार हो गया था। बहरहाल निजामुल मुल्क की उस जरब से मरहट्टों के पेशवा बालाजी बाजीराव का सल्तनत को वसी करने, ताकत और कुव्वत पकड़ने का सारा नशा हरन हो गया था। वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण की हैसियत से हिंदुस्तान में किसी दूसरे दीन धर्म, किसी दूसरी जात का वजूद तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कुदरत के फैसले इंसानी ख्वाहिशों और किसी फर्द वाहिद के इरादों और अजाइम के पाबंद नहीं होते। बहरहाल निजामुल मुल्क के हाथों मरहट्टों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनका सालार शंभू जी गिरफ्तार हो गया। उस शिकस्त और अपने सालार की गिरफ्तारी ने मरहट्टों के पेशवा के सर पर जो पूरे हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने का भूत सवार था, उसे उतार कर रख दिया था। आखिर मरहट्टों के पेशवा बाजीराव ने निजामुल मुल्क के साथ एक मुआहिदा कर लिया और ये मुआहिदा तय होने के बाद निजामुल मुल्क ने उनके सालार शंभू जी को उन्हें वापस कर दिया था। ईरान में तुर्क गडरिया नादिर शाह ईरान का बादशाह तो बन गया था और इस्फहान में उसकी ताजपोशी की रस्म भी अदा कर दी गई थी, लेकिन अभी उसके सामने अपने आप को महफूज करने के लिए बहुत से मसाइल थे। पहला मसला उसके सामने बख्तियारी कबाइल का उठ खड़ा हुआ। बख्तियारी कबाइल ज्यादातर कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर आबाद थे। नादिर शाह ने जो बख्तियारी कबाइल के इलाकों पर अपना हाकिम मुकर्रर किया था, बख्तियारी कबाइल ने उसे कत्ल कर दिया। उस सरताबी की वजह से नादिर शाह ने बख्तियारी कबाइल पर हमलावर होकर उन्हें सबक सिखाने का तहिया कर लिया। नादिर शाह एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर बख्तियारी कबाइल की तरफ बढ़ा। बख्तियारी कबाइल जंगजू थे, लेकिन नादिर शाह भी तुर्क था, जंग का वसी तजर्बा रखता था। इसके बावजूद के बख्तियारी कबाइल कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर आबाद थे और जंग के दौरान घात लगा लेते थे, फिर भी बख्तियारी कबाइल पर हमलावर होकर नादिर शाह ने उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बख्तियारी कबाइल वसी और अरीज पहाड़ी इलाकों में फैले हुए थे, इसलिए जब तक उनकी जमीयत कायम थी उनसे खदशा और खतरा लाहक था। मुख्तलिफ मार्कों में बख्तियारियों को पसपा करने और शिकस्त देने के बाद आखिर नादिर शाह ने यही अंदाजा लगाया कि वो आखिर कब तक बख्तियारियों पर हमलावर होकर अपने आप को उनके साथ उलझाए रखेगा। लिहाजा उन्हें अपना मती और फर्मा बरदार बनाने के लिए उसने जंग की बजाय एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। चुनाचे बख्तियारियों के खदशे और खतरे को दूर करने के लिए उसने बख्तियारियों के 3000 कुंभों को उनके आबाई कोहिस्तानी घरों से निकालकर खुरासान में बसा दिया। लेकिन उस अरसे में नादिर शाह ने यह भी महसूस किया कि बख्तियारी कबाइल को माश के माकूल वसाइल मुहैया नहीं थे। उनके पास इतनी जमीनें भी नहीं थी कि साल भर का गल्ला हासिल हो सके। इस बिना पर मजबूरन बख्तियारी कबाइल लूट मार करने में लगे रहते थे। नादिर शाह ने उनकी मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें ज्यादा बेहतर जमीनों पर आबाद किया ताकि वो खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दे सके। जब तक नादिर शाह बख्तियारियों के खिलाफ जंग करता रहा, उनसे टकराता रहा, तब तक बख्तियारी भी डटकर उसका मुकाबला करते रहे, मार भी खाते रहे, जवाबी हमले भी करते रहे। अब जब नादिर शाह ने उनसे जंगों का सिलसिला खत्म करके उन्हें अच्छे इलाकों में आबाद करना शुरू किया, तब उन्होंने नादिर शाह के खिलाफ शोरिशों और बगावतों का सिलसिला बंद कर दिया। नादिर शाह ने जब देखा कि उसने जो उनके 3000 कुंभों को उनके कोहिस्तानी सिलसिलों से निकालकर खुरासान में बेहतर जमीनों में आबाद किया है, तो उसके उस अमल से बख्तियारी खुश हुए हैं। लिहाजा उन्हें मजीद इत्मीनान दिलाने की खातिर और अपना मती और फर्मा बरदार बनाने के लिए नादिर शाह ने बख्तियारियों की एक बड़ी तादाद को अपने लश्कर में शामिल करना शुरू कर दिया। बख्तियारी क्योंकि बुनियादी तौर पर जंगजू थे, लिहाजा नादिर शाह उनकी हर्बो जर्ब की महारत से फायदा उठाना चाहता था। इस तरह जब नादिर शाह ने कुछ बख्तियारियों को अच्छी जमीनें देकर आबाद कर दिया और बाकियों में से एक बहुत बड़ी तादाद को अपने लश्कर में शामिल कर लिया, तब बख्तियारियों और नादिर शाह के दरमियान एक तरह का सुलह, आश्ती और इत्तेहाद का राब्ता और रिश्ता कायम हो गया था। बख्तियारी कबाइल को अपना मती और फर्मा बरदार बनाने के बाद नादिर शाह ने अब रूस की तरफ तवज्जो दी। इससे पहले नादिर शाह अफशार तुर्कों के साथ एक अमन का मुआहिदा कर चुका था। नादिर शाह तुर्कों से ज्यादा टकराना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो बजाते खुद तुर्क था। ताहम बख्तियारियों और तुर्कों से अमन का मुआहिदा करने के बाद नादिर शाह ने रूस की तरफ तवज्जो की। रूस आहिस्ता आहिस्ता ईरान के इलाकों पर छा जाने की कोशिश कर रहा था और नादिर शाह ने उसे रोकने का तहिया कर लिया था। अब नादिर शाह किसी तरीके से रूस पर जरब लगाना चाहता था। उस मकसद के लिए सबसे पहले उसने अफगानों को अपने लश्कर में शामिल करना शुरू किया, इसलिए कि नादिर शाह जानता था अफगान जंगजू हैं, शुजा और बहादुर हैं और ये कि जरूरत के वक्त दुश्मन पर जरब लगाने में उसके दस्ते रास्त साबित हो सकते हैं। उस मकसद के तहत मुख्तलिफ अफगान कबाइल को अपने लश्कर में शामिल करने के साथ साथ उसने अफगानों के ताकतवर कबीले अब्दाल के सरदारों से भी राब्ते करने शुरू कर दिए और अब्दालियों के सबसे नामवर सरदार अल्लाह यार खान सैदोजई के साथ उसने खसूसियत के साथ राब्ता कायम किया।
افغانوں کا یہ ابدال نام کا قبیلہ دراصل اپنے جد امجد ابدال کی وجہ سے ابدالی کہلاتا تھا، اور یہ ابدال ایک شخص کس کے خاندان کی نسل کا 5واں فرد تھا۔ کس ایک اسرائیلی یعنی یہودی خاندان کا فرد تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام عبد الرشید رکھا گیا تھا۔ اسی کی اولاد میں سے ابدال تھا اور اس کی نسبت سے اس کا قبیلہ ابدالی کہلانے لگا۔ بہرحال ابدالیوں کے علاوہ دوسرے افغان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد نادر شاہ افشار روس کے خلاف حرکت میں آیا، داغستان کی طرف بڑھا۔ اس مہم کو اس نے روس کے خلاف بڑی کامیابی سے سر کیا اور اس مہم میں افغانوں نے اس کے لیے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ خصوصیت کے ساتھ ابدالیوں نے نادر شاہ افشار کی اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور ابدالیوں کے سرداروں میں سب سے زیادہ ان کے ایک سردار اللہ یار خان سیدزوئی نے پوری طاقت اور قوت، وفاداری اور خلوص کے ساتھ نادر شاہ کا ساتھ دیتے ہوئے اس مہم کو کامیاب انجام تک پہنچایا تھا۔ اب افغان پوری طرح سے نادر شاہ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے اور اس کی ملک گیری اور توسیع مملکت کی ہوس میں جوش و خروش اور وفاداری اور سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے۔ رفتہ رفتہ نادر شاہ ان سے متاثر ہوتا گیا، ان کی وفاداری کی قدر کرنے لگا اور انہیں اپنی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگا۔ اس کے بعد داغستان کی مہم میں ابدالیوں اور دوسرے افغان قبائل نے اپنا روایتی جوش و جذبہ، جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ تب ابدالیوں سے متعلق نادر شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کی اس کارگزاری سے خوش ہو کر نادر شاہ نے ابدالیوں کے سردار اللہ یار خان سیدزوئی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تمہاری کارگزاری سے بے حد خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ ابدالی سردار اللہ یار سیدزوئی اس پیشکش سے چاہتا تو بڑے فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرنے یا اپنے خاندان کو یا قبیلے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اللہ یار خان نادر شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ ہمیں ہمارا وطن واپس دلائیں۔ افغانستان جہاں ہم نے آنکھیں کھولی تھی اور جہاں کی سرزمین ہمارے لیے وجہ جذب و کشش ہے، وہ ہمیں واپس دلائی جائے۔ ساتھ ہی اللہ یار نے نادر شاہ سے یہ بھی استدعا کی کہ وہ تمام افغان جنہیں ماضی میں مختلف حکمرانوں نے جلا وطن کر کے خراسان کے صوبے میں بھیج دیا تھا، انہیں اجازت دی جائے کہ وہ واپس افغانستان میں آ کر پہلے کی طرح آباد ہو جائیں۔ نادر شاہ نے رحم دلی اور شفقت سے کام لیتے ہوئے ابدالیوں کے سردار اللہ یار کی اس استدعا کو قبول کرتے ہوئے اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ افغانستان انہیں واپس کرے گا۔ لیکن افغانستان کا اس وقت اہم اور مرکزی شہر قندھار تھا، اور قندھار پر اس وقت میر ویس کا بیٹا اور محمود کا بھائی حسین حکمرانی کر رہا تھا، اور جب تک نادر شاہ قندھار کو فتح کر کے افغانوں کے حوالے نہیں کرتا اس وقت تک ابدالیوں کو وعدے کے مطابق ان کا وطن نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا نادر شاہ نے پورا افغانستان ابدالیوں کے حوالے کرنے کے لیے قندھار پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نادر شاہ نے اب اپنے لشکر کے ساتھ قندھار کا رخ کیا۔ ابدالی قبیلے کے بہت سے سردار اور دوسرے افغان قبائل اس کے لشکر میں شامل تھے۔ نادر شاہ کرمان اور سیستان سے ہوتا ہوا گریشک پہنچ گیا۔ یہاں خیمہ زن ہونے کے بعد چوتھے دن وہ ارگنداب کے مغربی کنارے پر جا خیمہ زن ہوا۔ یہاں نادر شاہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ گلزائی یعنی خلجیوں کا ایک لشکر قندھار سے نکل کر نادر شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس لشکر کی کمانداری گلزائی قبائل کے دو سردار یونس خان اور سیدل خان کر رہے تھے۔ ان دونوں سرداروں کے پاس 8,000 ہزار کا منتخب شدہ لشکر تھا۔ نادر شاہ جب دونوں گلزائی سرداروں پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھا تو اس وقت ابدالیوں میں سے ابدالیوں کا ایک چھوٹا سالار عبد الغنی خان نادر شاہ کے ہم رکاب تھا۔ اس نے گلزائیوں کے ساتھ اس ٹکراؤ میں بڑی جان نثاری کا ثبوت دیا۔ وہ میدان میں اتر آیا اور اس نے دفعتاً گلزائی سالار یونس خان پر ایک مہلک وار کیا۔ جو لشکر یونس خان کی سرکردگی میں برسر پیکار تھا، اس نے جب پیچھے ہٹنا چاہا تو دوسرے گلزائی سردار سیدل خان نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن جب تک سیدل خان اپنے ساتھی سالار یونس خان کی مدد کے لیے پہنچتا اس وقت تک ابدالی سردار عبد الغنی خان نے گلزائیوں کے سالار یونس خان کا کام تمام کر دیا تھا۔ اس حادثے نے گلزائیوں کو حواس باختہ اور سراسیمہ کر دیا، لہذا سیدل خان کی لائی ہوئی کمک بھی ان میں حوصلہ نہ پیدا کر سکی۔ ابدالیوں کا یہ کارنامہ نادر شاہ کی نظروں میں بے حد باوقار اور وقت خیز ثابت ہوا۔ یوں بھی وہ اس سے پہلے ابدالیوں پر بڑا مہربان تھا اور انہیں مورد لطف و کرم قرار دیتا تھا، لیکن اس کاروائی نے اور دیگر ابدالیوں کی جواں مردی اور وفاداری نے اس کی نظروں میں ابدالیوں کی وقت اور عزت دو چند کر دی تھی۔ گلزائیوں کا لشکر نادر شاہ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد قندھار میں جا کر محصور ہو گیا۔ آخر نادر شاہ نے آگے بڑھ کر قندھار کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے برجوں میں سے ایک برج پر قبضہ کر لیا اور اس طرح اپنے کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔
قندھار کا حاکم اس وقت میر ویس کا بیٹا اور محمود خان کا بھائی امیر حسین تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کامیابی کی اب کوئی امید باقی نہیں رہ گئی اور سب کچھ کھویا جا چکا ہے، تو اس نے اپنی بڑی بہن زینب کو گلزئی سالاروں کی ایک جماعت کے ساتھ نادر شاہ کے پاس حصول پناہ کے لیے بھیجا۔ نادر شاہ نے اس خاتون کا احترام ملحوظ خاطر رکھا، حسین اور اس کے خاندان اور ساتھیوں کی جاں بخشی کر دی اور ان سب کو جنگی قیدی کی حیثیت سے مازندان روانہ کر دیا۔ قندھار کی فتح سے جہاں نادر شاہ کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی اور اس کی سلطنت میں وسعت پیدا ہوئی، وہیں قندھار سے اسے 2 نایاب گوہر بھی ہاتھ آئے۔ ان 2 نایاب گوہروں میں سے ایک احمد خان تھا جو بعد میں تاریخ کی شہنشین پر احمد شاہ ابدالی کے نام سے ابھرا، اور دوسرا اس کا بھائی ذوالفقار خان تھا۔ یہ دونوں بھائی قندھار کے زندان میں تھے اور انہیں قندھار کے والی امیر حسین نے زندان میں ڈال رکھا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کو کس وجہ سے زندان میں ڈالا گیا تھا یہ ابھی تک مورخین نہیں جان سکے، تاہم یہی احمد شاہ ابدالی اور اس کا بھائی ذوالفقار خان قندھار کی جنگ میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے ابدالی سردار عبدالغنی خان کے بھتیجے تھے۔ لہٰذا قندھار کو فتح کرنے کے بعد نادر شاہ نے عبدالغنی خان ہی کو قندھار کا حاکم مقرر کیا۔ دوسرے ابدالی سرداروں کو گریشک اور دیگر شہروں کی حکمرانی سونپ دی۔ ماضی کے حکمرانوں نے ابدالی قبیلے کے جن ہزارہ لوگوں کو جلا وطن کر کے نیشاپور، مشہد، دامغان اور خراسان کے دوسرے صوبوں میں بھیج دیا تھا، انہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ واپس آ کر افغانستان میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ان شہروں سے افغانستان جوک در جوک واپس آ کر اپنے اپنے علاقوں میں بود و باش اختیار کرنے لگے تھے۔ وعدے کے مطابق نادر شاہ نے افغانستان کی سرزمین ابدالیوں کے حوالے کر دی۔ احمد شاہ ابدالی کے بڑے بھائی ذوالفقار خان کو مازندان کا حاکم مقرر کر دیا، جبکہ احمد شاہ کو پہلے اس نے اپنے حفاظتی دستوں میں شامل کیا، بعد میں حفاظتی دستوں کا سالار بنا دیا۔ اس کے بعد اپنے پورے خزانے، اپنے حرم کی نگہداری بھی اس کے سپرد کر دی۔ اس طرح یہی احمد شاہ ترقی کرتے کرتے نادر شاہ کے بہترین سالاروں میں جا شامل ہوا تھا۔ اس طرح نادر شاہ نے اپنے دشمنوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے سامنے زیر کرتے ہوئے نہ صرف انہیں اپنا متی اور فرما بردار بنایا، بلکہ ان کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو خوب وسعت بھی دی۔ وہ چونکہ لگاتار جنگوں میں مصروف رہا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کو آرام کا موقع فراہم کرنے کے لیے اس نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ دکن میں نظام الملک نے وسیع علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد مبارز خان کو ختم کرنے اور پھر مرہٹوں سے معاہدہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ طاقت اور قوت پکڑ لی تھی۔ مغل شہنشاہ رنگیلا جانتا تھا کہ اسے نظام الملک سے کوئی خطرہ نہیں اور نظام الملک سلطنت کا وفادار اور جان نثار ہے، لیکن ان امراء کا کیا کہیے جن کا کام ہی بادشاہ کو غلط راستے دکھانا اور صراط مستقیم سے ہٹانا تھا۔ اپنی دادی کے مرنے کے بعد چونکہ محمد شاہ رنگیلا عیش و عشرت میں پڑ گیا تھا اور محمد شاہ سے محمد شاہ رنگیلا ہو گیا تھا، لہٰذا چاپلوس قسم کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ نشے کی حالت میں اسے خوب فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ انہی چاپلوس اور خوشامدی قسم کے لوگوں نے محمد شاہ سے کہہ کر نظام الملک کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا کر گجرات کی طرف بھجوایا۔ اب یہی غیر ذمہ دار اور چاپلوس قسم کے امراء محمد شاہ رنگیلا کے کان بھرتے جا رہے تھے کہ نظام الملک نے دکن میں پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت پکڑ لی ہے۔ وہ محمد شاہ کو یہ کہہ کر بھی خوف زدہ کرنے لگے تھے کہ نظام الملک نے اس سے پہلے تھوڑی سی طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد بادشاہ گروں کی بادشاہ گری کو اپنے پاؤں تلے کچل کر رکھ دیا تھا اور ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کو وہ یہ کہہ کر بھی ڈرانے لگے تھے کہ اب تو نظام الملک پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اس کے پاس جرار لشکر ہیں اور اگر کسی موقع پر اس نے بادشاہ سے خفا ہو کر اس لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کرنا شروع کر دیا تو پھر دہلی کا کوئی لشکر اس کی راہ نہ روک پائے گا۔ بس اسی قسم کے خدشات ظاہر کرتے ہوئے یہ غیر ذمہ دار امراء محمد شاہ کو نظام الملک کے خلاف بھڑکاتے ہوئے یہ کوشش کرنے لگے تھے کہ محمد شاہ اور نظام الملک کو آپس میں ٹکرا کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نظام الملک کے بعد کیونکہ لگاتار 2 وزیر ہٹائے گئے تھے، پہلے قمر الدین خان کو وزیر بنایا گیا تھا، اس کی ناکامی کے بعد روشن الدولہ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، لیکن روشن الدولہ رحیم النساء کے ساتھ مل کر شاہی خزانے کو لوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ بددیانتی کی وجہ سے اسے بھی ہٹا دیا گیا، رحیم النساء کو بھی قصر سے نکال دیا گیا تھا اور خانِ دورہ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ خانِ دورہ نے احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر سربلند خان کو گجرات کا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن سربلند خان نے اپنی طرف سے شجاعت خان کو گجرات کی طرف بھیجا تھا۔ خود بھی وہ دہلی سے نکل کر راستے میں رک گیا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے نظام الملک کے چچا حیدر خان نے شجاعت خان کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اس شکست کی خبر جب محمد شاہ کو ہوئی
تو اس نے اس سلسلے میں اپنے وزیر خانے دورہ سے جواب طلبی کی۔ ناراض ہو کر خانے دورہ نے سربلند کو معزول کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اسی نے سربلند خان کو گجرات کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیں۔ سربلند خان کو اس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے معزول کیا گیا تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ گجرات پر گرفت نہیں کر سکا۔ سربلند خان جب معزول ہونے کے بعد دہلی آیا، پہلے تو سر پھرے خانے دورہ نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن بادشاہی فیصلے بھی ان دنوں عجیب و غریب تھے۔ کچھ دنوں بعد اسے معاف کر کے الہ آباد کا حاکم مقرر کر دیا گیا، مگر اس تقرر و تنزل سے سربلند خان ایسا بددل ہوا کہ خود تو اس نے دہلی ہی میں قیام کیا، اپنے بیٹے کو نائب بنوا کر الہ آباد بھجوا دیا۔ محمد شاہ اور وزیر اعظم خانے دورہ کی نظر عنایت جودھ پور کے راجہ اجیت سنگھ پر بڑی تھی۔ اجیت سنگھ کی طرف شاہی فرمان جاری کیا کہ وہ خود ایک لشکر لے کر جنوب کی طرف جائے اور گجرات کے صوبے پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرے۔ اجیت سنگھ کے پاس خود کا بھی ایک کافی بڑا لشکر تھا، ساتھ ہی اس مہم کو کامیاب کرنے کے لیے مغل وزیر خانے دورہ نے اپنی طرف سے بھی ایک لشکر اجیت سنگھ کے لیے جودھ پور کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ نظام الملک ایک روز فیروز مرزا کی حویلی میں داخل ہوا، سیدھا دیوان خانے کی طرف گیا اور دیوان خانے میں اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان کے سبھی لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ دنگ رہ گیا تھا۔ ایک طرف فیروز مرزا، میر منو، نظام الملک کا چچا حیدر خان، نظام الملک کا بڑا بیٹا غازی الملک، میر منو کی بیوی مغلانی بیگم، نظام الملک کے خاندان کے دوسرے افراد کے علاوہ عباد الدین، شرف الدین، شہاب الدین اور کاورد خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا بائیں طرف مہرونسا، تقدیس خانم، کرا خاتون، گوہر آرا، اروما دیوی، ماہ الملک اور خاندان کی دیگر خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ وسطی حصے میں ایک نشست خالی تھی اور یہ نشست فیروز مرزا کی نشست کے قریب تھی۔ نظام الملک جب دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوا تو سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ اس صورتحال نے نظام الملک کو اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے ہو کر وہ سب کا جائزہ لیتا رہا، پھر فیروز مرزا نے اسے مخاطب کیا، بھائی ٹھٹک کر وہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ یہ میرے ساتھ جو خالی نشست ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ حیرت کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خاندان کے افراد ایک جگہ جمع ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خاندان کے سب افراد کے درمیان ایسا اتحاد، اتفاق اور تعاون ہو؟ اس موقع پر نظام الملک نے سر کو جھٹکا دیا جیسے اپنے ذہن میں اٹھنے والے خیالات کو جھٹک رہا ہو، پھر آگے بڑھا، خالی نشست پر ہو بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر سب کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الملک کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آج خاندان کے سب افراد جمع ہوں گے اور ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اب موضوع کیا ہے یہ نہیں جانتا، گفتگو کا آغاز کس نے کرنا ہے یہ بھی مجھے خبر نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الملک جب رکا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے فیروز مرزا کی ماں مہرونسا کہنے لگی، نظام الملک، گفتگو کا آغاز پہلے تو میں کرتی ہوں، اس کے بعد جس موضوع پر آپ سے مشورہ لینا ہے یا خاندان کے سارے افراد جس پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے وہ گفتگو ہماری بیٹی گوہر آرا کرے گی۔ مہرونسا جب خاموش ہوئی تب نظام الملک گوہر آرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، چچی نے تمہارا نام لیا ہے، اس بنا پر مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی ہے۔ میری بچی، کیا تجھے ہمارے خاندان میں کوئی تکلیف ہے؟ تجھے ہم سے کوئی شکایت یا شکوہ ہے؟ کیا ہم سے یا میرے اس خاندان کے کسی فرد سے تیرے حق میں کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے جس کی بنا پر نے سب لوگوں کو یہاں جمع کر کے میرے سامنے کسی کی شکایت کرنا چاہی ہے؟ نظام الملک کے خاموش ہونے پر گوہر آرا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ جیسی آسائش، جیسا سکون اور طمانینت مجھے یہاں اس حویلی میں ہے، ایسی راحت تو مجھے دہلی کے قصر میں بھی نہ تھی۔ اس کے بعد گوہر آرا نے چند دن پہلے مغلانی بیگم کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل سب سے کہہ دی تھی۔ گوہر آرا جب خاموش ہوئی تب نظام الملک نے اپنی بہو مغلانی بیگم کی طرف دیکھا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی، جہاں میں گوہر آرا سے بہت خوش ہوں وہاں میں تیری اس کارگزاری سے بھی بے حد خوش ہوں۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میرا چچا امین خان شہاب الدین کو اپنے خاندان کا گوہر اور اپنی حویلی کا اجالا خیال کرتا تھا۔ اب امین خان کے بعد اگر ہم سب نے مل کر اس کے گوہر، اس کے اجالے کی حفاظت نہیں کرنی تو پھر میرے خیال میں ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نظام الملک نے مسکراتے ہوئے شہاب الدین کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر شہاب الدین خود بھی مسکرا رہا تھا، یہاں تک کہ نظام الملک نے اسے مخاطب کیا، بچے، خاندان میں جو تیری وقت اور قدر و قیمت ہے تو اس کا حقدار ہے۔ پہلے یہ بتا، جودھ پور سے پاربتی کو لانے کے لیے جو طریقہ کار گوہر آرا اور مغلانی بیگم دونوں نے طے کیا ہے، کیا تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ شہاب الدین نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، چچا، میں اس مہم کے لیے تیار ہوں۔
शहाबुद्दीन का यह जवाब सुनकर निजामुल मुल्क खुश हो गया था। फिर वहां बैठे सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं बजाते खुद भी इस मुहिम के हक में हूं। मैं चाहता हूं कि पार्वती को हर सूरत में जोधपुर से निकालकर यहां लाया जाए और पूरी शान और शौकत के साथ शहाबुद्दीन और उसकी शादी का एहतमाम किया जाए। जो गुफ्तगू गोहर आरा ने की है उस पर तुम में से किसी को कोई एतराज हो तो बोले। निजामुल मुल्क के उस इस्तफसार पर सब अपनी खुशनुदी और तायद का इजहार करने लगे थे। सबकी तायद पर निजामुल मुल्क बड़ा खुश हुआ। कुछ देर सोचता रहा, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे अब तू मुझे ये बता कि पार्वती को जोधपुर से निकालने के लिए तू किस किस को अपने साथ ले जाना चाहता है। शहाबुद्दीन ने शायद पहले कोई फैसला कर रखा था। निजामुल मुल्क के पूछने पर झट से बोल पड़ा, चचा जान, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये काम बड़ी राजदारी से करना है और मुझ अकेले ही को करना है। अगर मैं किसी को अपने साथ ले भी जाऊं तो उसे साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि मेरी अजीज बहन गोहर आरा पहले भी बता चुकी है कि मैं जोधपुर शहर की किसी नवाही सराय में कयाम करूंगा। उसी सराय से ही मैं पार्वती के लिए एक फालतू घोड़ा खरीद लूंगा। सराय ही में कयाम करूंगा और वहीं से निकलकर अपनी मुहिम की इब्तिदा करूंगा। अगर मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं तो मैं समझता हूं उस सूरत में मेरे लिए खतरात और खदशात बढ़ जाएंगे। मैं एक बीकानेरी के भेस में जोधपुर शहर में दाखिल होऊंगा और राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। उसके नाम मेरी बहन गोहर आरा जो खत देगी उसे पेश करूंगा और फिर देखूंगा कि वो किस रद्द अमल का इजहार करता है और गोहर आरा के कहने पर किस हद तक मेरी मदद करता है। हो सकता है मुझे छुप छुपा कर पार्वती को कहीं से निकालना पड़े। ऐसी सूरत में मुझे अकेले का जाना ही सूदमंद है। अगर मैं किसी को लेकर जाऊंगा तो हमारे लिए खतरात भी दो चंद होंगे। लिहाजा फैसला यही है कि मैं अकेला जोधपुर का रुख करूंगा। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचता रहा। फिर खदशात भरी आवाज में वो शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, मैं भी तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ कि तुम अकेले को जाना चाहिए, इसलिए कि ज्यादा अफराद की मुहिम नहीं है। अगर तुम्हारा और पार्वती का ताकुब भी शुरू हो जाता है तब तुम कहीं ना कहीं छुपने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ ज्यादा अफराद होंगे तो फिर उस पर नाकामी के ज्यादा खदशात उठ खड़े होंगे। बच्चे, अपना भेस बदलकर जोधपुर में दाखिल होना, इसलिए कि इससे पहले एक बार तुम और कावर्द खान जोधपुर शहर पर हमलावर हो चुके हो। ये भी अच्छी बात है कि तुम जोधपुर शहर में दाखिल नहीं हुए थे, इसलिए शहर के लोग ये नहीं जान सकेंगे कि जोधपुर पर हमलावर होने वाले शहाबुद्दीन तुम ही हो। ताहम जोधपुर के नवाह में तुमने कावर्द खान के साथ जोधपुर के राजा अजीत सिंह के जिस लश्कर को शिकस्त दी थी, उस लश्कर के अफराद भी यकीनन जोधपुर में कयाम करते होंगे। लिहाजा उन लोगों से बचकर रहना, इसलिए कि उन्होंने तुम्हें जंग के दौरान देखा होगा। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब उस मौके पर गोहर आरा बोल उठी और निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगी, चचा आप इस सिलसिले में ज्यादा फिक्रमंद ना हो। शहाबुद्दीन को राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल के नाम जो मैं खत दूंगी, उस खत के जवाब में वो शहाबुद्दीन की पूरी मदद करेगा, लेकिन शहर में दाखिल होने के लिए उसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इसी अंदाज में ये पार्वती के साथ हिफाजत से निकलने में कामयाब भी हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि जोधपुर में सुबह सवेरे कामकाज के लिए बीकानेरी खाना बदोश शहर में दाखिल होते हैं। उन्होंने शहर के नवाह में अपनी खेमा गाहें और झुग्गियां कायम की हुई हैं और वहीं से उठकर सुबह सवेरे शहर में दाखिल हो जाते हैं। उनमें से कुछ मेहनत मुशक्कत करते हैं, कुछ टोकरियां बनाकर बेचते हैं, कुछ कागज के खिलौने बनाकर शहर के अंदर फरोख्त करते हैं और अपना अपना धंधा खत्म करके शाम को फिर शहर से निकलते हैं और वापस अपने खेमों और झुग्गियों की तरफ चले जाते हैं। उन्हीं खाना बदोशों के साथ और उन्हीं से मिलता जुलता लिबास पहनकर शहाबुद्दीन जोधपुर शहर में दाखिल होगा। और बीकानेरी किस किस्म का लिबास पहनते हैं मैं जानती हूँ, और उन जैसा लिबास मैं शहाबुद्दीन को यहाँ से मुहैया करके रवाना करूंगी। सुबह सवेरे उन जैसा लिबास पहनकर उनके साथ ही शहाबुद्दीन जोधपुर शहर में दाखिल हो जाएगा। राज मंदिर के बड़े पुरोहित से राब्ता कायम करेगा। उसके बाद चोनी लाल के तय करदा लाहे अमल के मुताबिक ये पार्वती को भी बीकानेरियों जैसा लिबास पहनाकर शाम को बीकानेरियों के साथ ही जोधपुर शहर से निकलेगा, सराय में आएगा, फिर वहां से पार्वती के साथ वापसी का सफर इख्तियार करेगा। गोहर आरा जब खामोश हुई तो अपने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, गोहर आरा बेटी, मुझे तुम्हारी तरकीब बहुत पसंद आई है। खुदावंद ने चाहा तो इस पर अमल करते हुए मेरा बेटा शहाबुद्दीन पार्वती को जोधपुर से निकालने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद निजामुल मुल्क थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, जोधपुर से पार्वती को निकालने के बाद एक एहतियात करना।
अगर तुम ये ख्याल करो कि जोधपुर से हैदराबाद की तरफ आने वाले रास्ते में तुम्हारे लिए खतरात हैं तो बच्चे हैदराबाद ना आना, सीधे लाहौर जिक्रिया खान के पास चले जाना, वहां कुछ दिन कयाम करना, फिर जिक्रिया खान से कहकर कुछ मुहाफिजों के साथ हैदराबाद का रुख करना। निजामुल मुल्क ने शहाबुद्दीन को ऐसा मशवरा इसलिए दिया था कि लाहौर के हुक्मरान जिक्रिया खान के यहाँ निजामुल मुल्क की बेटी ब्याही गई थी। लाहौर के वाली जिक्रिया खान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम याहिया था और याहिया की बीवी निजामुल मुल्क की बेटी थी। इस बिना पर एहतियात की खातिर निजामुल मुल्क ने लाहौर जाने की तजवीज पेश की थी। इसके अलावा जिक्रिया खान निजामुल मुल्क का बहनोई भी था। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन कहने लगा, चचा, मुझे उम्मीद है कि मैं बगैर किसी खतरे और खदचे के पार्वती को जोधपुर से निकालकर हैदराबाद लाने में कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, अगर मैंने महसूस किया कि इन रास्तों में मेरे और पार्वती के लिए खतरात हैं तो फिर आपकी तजवीज के मुताबिक लाहौर का रुख कर जाऊंगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज से निजामुल मुल्क मुतमईन हो गया था। फिर तकदीस खानम और करा खातून की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहनों, यहाँ खानदान के सभी अफराद जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि खाने का एहतमाम किया जाए और जिस तरह हम इकट्ठे बैठे हैं इसी तरह इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। महरुनिसा, फेरोज मिर्जा, करा खातून और तकदीस खानम ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर किसी के कहे बगैर ही खाना तैयार करने के लिए गोहरारा, माहुल मुल्क और आरूमा तीनों उठकर मतबख की तरफ चल दी थी। जोधपुर के राज मंदिर में एक रोज बड़ा पंडित चोनीलाल अकेला बैठा हुआ था कि राज मंदिर का एक पुजारी चोनीलाल के पास आया। हाथ जोड़कर उसने उसे प्रणाम किया, फिर बड़े अदब और लिहाज को मलहूजे खातिर रखते हुए कहने लगा, मालिक, एक बीकानेरी खाना बदोश आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है, अंदर नहीं आता। मैंने उससे बहुत कहा कि अंदर आ जाओ, सहन में बैठने के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन वो कहता है कि मोहतरम चोनीलाल के साथ मेरा काम ऐसा है कि मैं बाहर खड़ा होना पसंद करूंगा। उस पुजारी के उन अल्फाज पर चोनीलाल चौंका था। खदशात भरी आवाज में कहने लगा, कहीं कोई दगा, धोखा, फरेब तो नहीं हो रहा? वो मुसल्ला तो नहीं है कि एकदम से किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुझ पर झपट पड़े, देवदासी के सिलसिले में मुझ पर वार कर बैठे? पुजारी ने फिर हाथ जोड़ते हुए बड़े पुजारी चोनीलाल को ताजीम दी, कहने लगा, मालिक, वो निहत्था है, मैं उसे अच्छी तरह देख चुका हूँ। पुजारी के उन अल्फाज पर चोनीलाल को कुछ ढारस हुई। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, मंदिर की इमारत से बाहर निकला, सहन में आया। जब वो सहन को अबूर करके मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, उस वक्त बीकानेरियों के लिबास में शहाबुद्दीन खड़ा हुआ था। शहाबुद्दीन ने उस मौके पर अपना रंग तब्दील कर लिया हुआ था। मुंह पर शायद उसने कालक मल रखी थी, इस बिना पर रंग उसका खासा स्याह दिखाई दे रहा था। उसके करीब आकर चोनीलाल रुका, फिर गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बालक, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? इससे पहले ना कभी मेरी तुमसे मुलाकात हुई, ना मैं तुझे चेहरे से पहचानता हूँ। इस पर बड़ी इंकसारी और आजिज़ी में शहाबुद्दीन कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, इससे पहले मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे पास आपके नाम किसी का खत है जो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये खत आपकी खिदमत में अलहदगी में पेश करना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर चोनीलाल ने मुड़कर पुजारी की तरफ देखा, जिस पर वो पीछे हट गया। अपने लिबास के अंदर से शहाबुद्दीन ने गोहरारा का खत निकालकर चोनीलाल को थमा दिया था। चोनीलाल कुछ देर तक खत पढ़ता रहा। खत पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इंतहाई हमदर्दी में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, तुम वाकई बलवान हो जो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर जोधपुर में दाखिल हुए हो, लेकिन आए बड़े अच्छे काम के लिए हो। जिसके लिए आए हो वो खुद कुड़ कुड़ कर मरने पर आ गई है, चर्बी की तरह किसी के फिराक में पिघलती जा रही है। तुम्हें देखकर वो मासूम बेहद खुश होगी। पहले ये कहो, तुमने कहाँ कयाम कर रखा है और ये कि शहर में कैसे दाखिल हुए हो? जवाब में शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप मेरे लिबास को देखें, बीकानेरियों के लिबास में इन्हीं के साथ शहर में दाखिल हुआ हूँ। और शाम को क्योंकि बीकानेरी शहर के अंदर मेहनत मुशक्कत करके अपने ठिकानों की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, मैं भी इनके साथ निकल जाऊंगा। मैंने जोधपुर से जनूब मशरिक की तरफ जाने वाली शाहराह पर एक सराय में कयाम कर रखा है। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब धीमे धीमे तबस्सुम में चोनीलाल कहने लगा, जिसकी चाहत प्रेम में तू यहाँ आया है वो भी तेरे प्रेम में यूं जानो पिघलती जा रही है। लम्हा भर के लिए चोनीलाल रुका, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाह रे परीत, ये वक्त के बदतरीन सैलाब काली रातों में आंधियों के दोष पर भी दिल के दरवाजों पर दस्तक देती है। शाम के बेअंत अंधेरे हों या जुल्मतों के भंवर से कड़े सफर, कोई उसकी राह नहीं रोक सकता। ना ये शहर देखती है, ना गांव, ना बस्ती, ना जंगल, जमूद, ना इंतशार। जिसको कामयाब कर देती है उसके दिल की ठंडक और रूह का सुकून बन जाती है।
और अगर कामयाब ना हो तो फिर दिल और रूह को रेशम के तानों बानों की तरह उलझाती चली जाती है। पर बालक, तू खुशकिस्मत है कि जिसे तूने चाहा है, परीत की है, वो भी तुझे ऐसे ही चाहती है। जिसका तू पैगाम लेकर आया है, जिंदगी में उसके मुझ पर इतने एहसान है कि उतार नहीं सकता। तू आया भी बड़े अच्छे मौके पर है। चोनीलाल जब रुका तब तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन ने पूछ लिया, कैसा अच्छा मौका? चोनीलाल सरगोशी में कहने लगा, इन दिनों जोधपुर का राजा अजीत सिंह यहाँ नहीं है। जोधपुर में जो उसके पास लश्कर था उसका बड़ा हिस्सा लेकर वो यहाँ से कूच कर चुका है, दिल्ली की तरफ गया है, लेकिन दिल्ली शहर नहीं जाएगा। दिल्ली से एक लश्कर उसके साथ मिलने के लिए रवाना हो चुका है और उस लश्कर को लेकर वो गुजरात का रुख करेगा ताकि गुजरात को दक्कन के वाली निजामुल मुल्क से निकाल लिया जाए और उसे अजीत सिंह की तहवील में दे दिया जाए। मुत्तहिदा लश्कर को लेकर अजीत सिंह गुजरात पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुका है। तुम्हारी दूसरी खुशबख्ती यह है कि गो अजीत सिंह ने अपने राजमहल पर कड़ा पहरा लगाया हुआ है, लेकिन रवानगी के वक्त उसने खसूसियत के साथ मुझसे मुलाकात की और मुझे ताकीद की कि मैं गाहे बागाहे राजमहल में जाता रहूं और उसकी पत्नी और उसकी बेटी की अहवाल पुरसी करता रहूं। फिर चोनीलाल ने कुछ सोचा। उसके बाद जो पुजारी जरा फासले पर खड़ा हुआ था उसे हाथ के इशारे से बुलाया। वो पुजारी भागता हुआ आया। चोनीलाल उसे मुखातिब करके कहने लगा, वो सामने जो देवदासियों के लिए रिहाइश की कोठड़ियां बनी हुई हैं, उनमें 2-4 कोठड़ियां अभी खाली हैं। ये हमारा मेहमान है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता, इसे वहां एक खोली में बिठाओ, मैं बाद में इससे बात करता हूँ। शहाबुद्दीन जब उस पुजारी के साथ वहां से हटने लगा तो चोनीलाल को कुछ याद आया। शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बालक जरा रुक, मेरी बात सुन। साथ ही हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन को करीब होने के लिए कहा। शहाबुद्दीन जब उसके करीब गया तो बड़ी राजदारी में चोनीलाल उसे कहने लगा, तू उस खोली में जाकर बैठ, किसी दूसरे शख्स से इस मौजू पर बात मत करना। मैं राजमहल जाता हूँ, तुम्हारे आने की खबर पार्वती और उसकी माता को करता हूँ। अब तो इस पुजारी के साथ जा। शहाबुद्दीन चुपचाप उस पुजारी के साथ हो लिया। वो उसे सामने वाली खोलियों में ले गया। एक खोली में दाखिल हुआ, वहां एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। उस खोली में बिठाकर वो पुजारी वहां से चला गया।